बात करते करते हम यहां तक पहुंच गए थे। बाद में मैं कर लेता हूं। अच्छा, ये जमने को तैयार नहीं है। यहां से यहां तक ठीक है ना? ये जो जनरल क्रम है, शास्त्र अध्ययन का मतलब श्रवण होना, श्रवण का मतलब भाषा का अर्थ हमारे कल्पना में आना, उसके साथ वो तर्क संगत होना। मनन का मतलब है ये जो न्याय धर्म सत्य क्या है, यहां से जो पता चलता है हमको, और वो पता चलने की विधि के बारे में आज हम और उसके गहराई में जाएंगे, उसका आभास पूरा होना। मतलब कुल मिलाकर इसमें दृष्टि में गुणात्मक परिवर्तन हो रहा है मनन में, जो बेसिक जो डिफरेंस है। तो केवल विचार या विश्लेषण करना, पहले हम लोग मतलब मैं अपनी बात कर सकता हूँ, ऐसा लगता था कि पुस्तक में जो लिखा है इसको पढ़ लिया और इसको सोच लिया तो मनन हो गया, है ना। उसको जब नागराज जी से वेरीफाई कराने गए तो बोले ये मनन नहीं है ना, तो वो डाउनग्रेड हो गया। ठीक, फिर कुछ वो भी मिलते हैं लिटरेचर में और कुछ लेख में भी मिलते हैं, जिसको मैंने आगे रखा है, उसको हम रेफर भी कर लेंगे। तो कुल मिलाकर ये जो है इसी स्टेज में शास्त्र अध्ययन का मतलब है कि लिखा हुआ हमको समझ में आ गया, उसकी पूरी जो वस्तु है हमको भाषा, अर्थ, कल्पना, तर्क के कॉम्बिनेशन में चीजें आ गई। श्रवण से जो प्राप्त अर्थ है, श्रवण से प्राप्त अर्थ मतलब वो चित्रण के रूप में है ना, वस्तु उसके साथ ही रहता है के रूप में स्वयं होने तथा जीने के लिए प्रवृत्ति, मतलब दृष्टि में गुणात्मक परिवर्तन। इसका आउटपुट क्या है, न्याय धर्म सत्य क्या है, इसका निष्कर्ष बनता है। ये सत्य है, ये न्याय है, ये धर्म है, या दूसरे भाषा में अस्तित्व दर्शन, जीवन ज्ञान, मान्यता, पुनाचरण का सम्मिलित स्वरूप में, है ना, कंबाइंड रूप में, रूप गुण स्वभाव धर्म के रूप में हमारा निष्कर्ष बना। ये जो निष्कर्ष है इसका मतलब है कि हमारी जो कल्पनाशीलता है ये न्याय धर्म सत्य में स्थापित हो गई, उसमें फिक्स हो गई। जैसे अभी स्मरण से हमको लाना पड़ता है ना, जैसे सामने एक आदमी आ रहा है तो संबंध है, मुझे स्मरण से लाना पड़ता है। जैसे आप सामने से आ गए तो मानव है और व्यापक, तो ये स्मरण से लाने की जगह उसका स्मरण बना रहना। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इन चीजों की स्मरण हर समय हमारे साथ लाइव है, फिर उसके साथ ही है हम। ये ऐसा नहीं है कि उसको लाना पड़ रहा है कि आदमी गया व्यवहार करके चले गया, अरे यार विश्वास भूल ही गया इसके साथ, है ना, ये या मित्र संबंध भूल ही गया, है ना, मतलब डिफॉल्ट बिहेवियर में मैं चले जा रहा हूँ। मतलब एक मोटे भाषा में देखेंगे तो ये कहना बनेगा, तो ये हो गया। ठीक, ये हो गया मनन। मनन में यदि देखेंगे तो मनन में वृत्ति का रोल है, वृत्ति में न्याय धर्म सत्य जो तुलन है इसका रोल है। मेरा क्वेश्चन था जी, ये जो बने रहने वाली बात है, हाँ, कि अभी किसी फॉर्म में हमारे साथ हो पा रही है क्या? हाँ, हो पा रही कि नहीं, मतलब किसी चीज, किसी और वास्तविकता के लिए। हाँ, ये तो समझ में आता है कि कई चीज हमको स्मरण से जोर लगा के लानी पड़ती है, लेकिन अभी क्या चीज ऐसी है जो मतलब बनी रहती है, कई नहीं लानी, मतलब जो शारीरिक एक्टिविटीज हैं वो सब तो आती हैं ध्यान में, लेकिन ऐसा वो तो मुझे लगता है भैया हर आदमी के लिए अलग होता है, उनके जागृति क्रम का जो भी स्तर है, हाँ, है ना, या भाषा में भी देखेंगे तो जागृति के स्तर के अनुसार वो तो मुझे लगता है कि सबके लिए अलग अलग होता है। जैसे एक व्यक्ति के लिए सामने जो बनी रहती है वो कार्यक्रम बना रहता है कि क्रियाएं मुझे क्या करनी है, उससे भी नीचे भी आएंगे तो शरीर के लिए अनुकूल नेक्स्ट स्थिति क्या होगी, इसको हम सोच रहे हैं। बहुत ही यदि बेसिक में देखेंगे तो सर्वाइवल और शरीर के लिए अनुकूल स्थिति, अभी कुछ मजा आया, आगे और कुछ मजा आएगा, और क्या आएगा, और क्या आएगा, किसके साथ बैठूं उठूं, क्या कब सोने मिलेगा, कब खाने मिलेगा, है ना, जिसको 4 विषय कह रहे हैं, आहार, निद्रा, भय, है ना। तो वो एक प्रकार से देखेंगे तो एंटरटेनमेंट और मनोरंजन वो सब चीजें उसमें आती है। एक बड़ा वर्ग आपको दिखेगा समाज में, बड़ा मतलब एक वर्ग, है ना, बड़ा छोटा छोड़ देते हैं क्योंकि वो परसेंटेज में कौन जाएगा, नहीं झंझट है वो सब, पर एक वर्ग ये दिखता है जो इसमें लिप्त है। अच्छा, प्रत्येक व्यक्ति का कोई एक भाग इसमें है ही,
अच्छा वो वाला भाग, वो अवधारणा तक कोई एक भाग रहेगा ही उसमें। हाँ वो बाद में लंच टाइम, हाँ ये रहा। हाँ ठीक। तो दूसरा उसका ये दिखता है कि कार्यक्रम के रूप में रहता है। वो कार्यक्रम व्यवसाय संबंधी हो सकता है, घर गृहस्थी संबंधी हो सकता है, ये वाली चीजें लाइव है हर समय, है ना, एक प्रकार से क्रिया। तीसरा है कि समझने की वस्तु फिर लाइव है, उसमें हम सोच रहे हैं। तो जैसे अभी हम अपना भी एक्सपीरियंस देखेंगे तो कई बार हमारा जो सोचना है, मैं अपना ही देखता हूँ, तो पुस्तक के सामने बैठने से या इस प्रकार के वातावरण माहौल में बैठने से हमारा जो है सोच विचारना ज्यादा गहराई से हो पाता है। इस माहौल से हम बाहर हट गए, फिर धूप और ठंडी गर्मी, फिर खाना, टिकट, हाँ टिकट बनाना, तत्काल का टिकट कैंसिल करना, ये सब फिर घूम रहा है ना, ये करना वो करना, पानी चढ़ाना, अब ये सारी चीजें रहेंगी ही, ठीक है ना। पर मनन की जगह यदि देखेंगे तो प्राथमिकता में ये आ गया, तो मनन के जगह में यदि हम देखें, एक मिनट इसको मैं खोल देता हूं ताकि स्विचिंग इजी रहे। ये हो गया, कल से ही कंप्यूटर को शट डाउन करके ले जाऊंगा। ये विंडोज जो है बंद करने से नाराज हो जाता है। ठीक हो गया। तो इसमें जो तुलन में जो चेंज की बात हो रही है कि ये जितना भी कार्यक्रम है और सूचना है, ये यदि देखेंगे तो वो प्रिय हित लाभ संबंधित है ना। जैसे शास्त्र अध्ययन भी मैं कर रहा हूं, तो वो प्रिय हित लाभ दृष्टि से शास्त्र अध्ययन हो रहा है या न्याय धर्म सत्य के संबंध में है। तो एक जगह दिखता है अपने अध्ययन के उसमें कि जैसे प्रिय शुद्ध प्रिय हित लाभ की दृष्टि से या प्रिय विधि से यदि मैं शास्त्र अध्ययन या श्रवण करने जाऊं, तो जो बताया जा रहा है मान लेते हैं वो सही है ना, दर्शनकार की ओर से, उसमें मैं अपना त्रुटि ढूंढ रहा हूं, मैं अपने अनुकूलता के अनुसार उसको सजाने का कोशिश कर रहा हूं। ये दर्शन में यहां तक ठीक है, बट ये गठन पूर्णता नहीं भी होने से चल जाएगा। अब ये क्या हो रहा है, सत्य के दृष्टि से वो तुलन नहीं हो रहा है, वो प्रिय विधि से मैं सत्य को देख रहा हूं, है ना, प्रिय विधि से न्याय को देख रहा हूं। अरे ये थोड़ी मानवतापूर्ण आचरण होगा, मानवतापूर्ण आचरण कैसा होना चाहिए, ये थोड़ी संबंध निर्वाह का तरीका होता है, ठीक है ना। वैसे ही प्रिय विधि से मैं धर्म या व्यवस्था को भी देख रहा हूं। मेरे में पहले से एक स्वीकृति बनी है या एक प्रवृत्ति बनी है कि न्याय ऐसा होना चाहिए, व्यवस्था ऐसा होना चाहिए, सत्य ऐसा होना चाहिए, उस दृष्टि से फिर मैं इसका तुलन कर रहा हूं, है ना। तो जब तक उसमें न्याय धर्म सत्य दृष्टि से इसका श्रवण नहीं होगा, तब तक वो यथार्थ का श्रवण नहीं हुआ। मतलब उसको फिर हम बहुत सटीक भाषा में कहेंगे तो फिर श्रवण हुआ ही नहीं, स्मरण में कुछ है और कल्पना है। तो ये न्याय धर्म सत्य के अर्थ में जो चित्रित हुआ अंदर, उसका नाम हुआ श्रवण, और जो आप कह रहे थे कि फिर मनन में ये तुलन जो है एक्टिवेट होके फिर हर चीज उस विधि से तुलन हो रहा है, होते होते उसकी जब एक प्राथमिकता बन जाती है, इसके लिए नाम दिया तीव्र इच्छा। स्थापित होने का मतलब ही है तीव्र इच्छा, है ना, इंटेंस डिजायर। ये जो तीव्र इच्छा बन जाती है, तब यह साक्षात्कार की जगह उसमें, मतलब इस जीवन में साक्षात्कार की जगह की आवश्यकता बन गई। तब तक उसको साक्षात्कार की आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि उसका काम इसी से चल जा रहा है। प्रिय हित लाभ
के दृष्टि से जब तक काम चल रहा है तो साक्षात्कार क्रिया की आवश्यकता ही नहीं है ना। जैसे हमारे घर में पिताजी हैं, मान लीजिए मास्टर्स हैं फिजिक्स में या पीएचडी हैं, और हमको 8वीं के फिजिक्स में तृप्ति हो रही है, तो बताएंगे भी तो भी कोई फर्क नहीं है, क्योंकि हमको उसकी आवश्यकता नहीं है, ना हम उनको पूछ रहे हैं। वो बैठा है और हम भी बैठे हैं, हमारा कार्यक्रम चल रहा है, उनका भी चल रहा है। किसी एक जगह ये हो जाएगा कि नहीं, इसको मुझे तो सीखना ही पड़ेगा, इस फिजिक्स के बिना अभी मेरा काम नहीं चलने वाला है। वो प्राथमिकता के बाद फिर वो साक्षात्कार की आवश्यकता बन रही है जीवन में, तभी इस क्रिया की आवश्यकता, नहीं तो जीवन की इन क्रियाओं का कोई काम ही नहीं है। भौतिक रासायनिक संसार के साथ इनका कोई भी कार्यक्रम नहीं है। तो ये जैसे ही साक्षात्कार होता है ना, इसी को तदाकार भी कहा है। रूप गुण स्वभाव धर्म के संयुक्त रूप में साक्षात्कार या न्याय धर्म सत्य का साक्षात्कार, ये उसकी परिभाषाएं दी है। देखिए सेकंड वाला काफी सटीक है, मतलब ये सब इनके जो बातचीत हुई है उससे संकलित है, जो थोड़ा सा टाइट लाइंस मिले, बहुत सारे हैं ऐसे। अध्ययन पूर्वक स्वयं में हुई स्वीकृति है ना, अध्ययन पूर्वक स्वयं में क्या स्वीकृति हुई, श्रवण और मनन के रूप में के अनुरूप अस्तित्व में वास्तविकताओं के साथ तदाकार होना। ठीक है, ये यदि होता है तो फिर हम यहां पर आते हैं, अध्ययन बोध, स्वभाव और धर्म का बोध होता है, तो क्रमिक साक्षात्कार का बुद्धि में स्वीकार होना, जमा होना, पुष्ट होना, स्थिर होना, ये सारा भाषाएं है। यही अध्ययन बोध का मतलब है। साक्षात्कार का मतलब मैंने पहचान लिया, अध्ययन बोध का मतलब वो हमेशा के लिए स्टोर हो गया, परमानेंट स्टोरेज है ना, ये अभी मिटने नहीं वाला है, क्योंकि ये वास्तविकताओं के या रियलिटी के उन आयामों का है जो अनचेंजिंग है, जो कभी बदलते नहीं। तो जीवन में यदि देखेंगे वैसे अपने भाषा में, तो दो स्टोरेज जगह है, एक है चित्रण बदलने वाली चीजों के लिए, और एक है बुद्धि बोध अनचेंजिंग रियलिटीज के लिए, है ना। इसमें लोग आते जाते रहते हैं, ये मिटता है। तो कल जो मेमोरी वाली बात हो रही थी, सर में चोट लगने से बुद्धि में जो स्वीकृति हुई वो नहीं जाएगा, बट ये चित्रण से में जो मेमोरी था, चित्रण के सपोर्ट में, वो गायब हो सकता है ब्रेन के साथ। तो ये क्रमिक है, साक्षात्कार, हाँ, उसका क्रम किस तरीके से है, और ठीक है ना, उसको हम ऊपर लिख लेंगे जब वो जगह आएगी, क्रमिक साक्षात्कार क्रम। साक्षात्कार क्रम को लिख लेते हैं। भैया ये जो आपने जोड़ा था ना कि न्याय धर्म सत्य पे ये है, या हम न्याय धर्म सत्य की दृष्टि से समझे, इसको थोड़ा सा खोल दीजिएगा। आगे वही आएगा। तो ये जो अध्ययन बोध होते होते जितना साक्षात्कार होना था और उसका बुद्धि में जो स्थिरता बननी हो गया, उस स्थिति का नाम है अवधारणा। तो अवधारणा बुद्धि के उस स्थिति का नाम है। यहाँ पर बुद्धि जस्ट अनुभव के पहले की स्थिति है बुद्धि की, उसका नाम है अवधारणा। ठीक है, अनुभव में क्या हो रहा है, अवधारणा के साथ साथ आत्मबोध होता है। अवधारणा के बाद आत्मबोध का मतलब बुद्धि ने आत्मा को पहचाना, है ना। ये जो बुद्धि ने आत्मा को पहचाना, तो बुद्धि जो है आत्मा का बोध कर रहा है ना। चित्त जो है बुद्धि का साक्षात्कार कर रहा है, वृत्ति जो है चित्त का तुलन करता है, और मन जो है वृत्ति का आस्वादन कर रहा है। तो वो फाइनल पॉइंट एक ही साथ है, जिसमें बुद्धि आत्मा का संकेत ग्रहण कर रहा है, वो हो गया आत्मबोध। तो अनुभव में यदि वस्तु को देखेंगे, धर्म, रूप गुण स्वभाव धर्म विधि से चलेंगे तो धर्म का अनुभव हो रहा है। न्याय धर्म सत्य विधि से यदि हम सूत्र को देखेंगे तो धर्म सत्य का अनुभव हो रहा है। तो इसी के लिए कहा है जानने मानने की तृप्ति बिंदु। बुद्धि में जानना मानना हो रहा है, उसका पूरा हो जाना, उसका तृप्ति हो जाना, फुलफिलमेंट हो जाना बराबर उसकी तृप्ति बिंदु। तो उसमें मुख्य जो हाईलाइट है वो पारगाम्यता का अनुभव है ना? उसी को फिर आगे से अस्तित्व कहा है। ये ओवरव्यू हो गया जी।
ये जो क्रमिक साक्षात्कार के सामने जो लिखा है सारा, स्वीकार होना, जमा होना, पुष्ट होना, स्थिर होना, अब ये है कि जो व्यक्ति अध्ययन प्रक्रिया में है उसके विचार और व्यवहार में डेफिनेटली चेंजेस तो आते ही है। मतलब ऐसा नहीं है कि जब तक अनुभव नहीं होगा तब तक वो चेंज नहीं होगा। मेरे को ये जानना है कि जब वो स्वीकार करने की प्रोसेस होती है तब उसके विचार और व्यवहार में क्या चेंज होगा, जमा होने से क्या होगा, पुष्ट होने से क्या होगा, स्थिर होने से क्या होगा। मतलब जब मतलब ये स्व निरीक्षण की वो चीज है, तो मैं कैसे जांचूं मतलब कि क्या किस तरीके से वो चेंज आ रहा है और मतलब किस लेवल पे है, साक्षात्कार के लेवल पे है या बोध में कुछ गया है उस लेवल पे है। अपने शिविर के लास्ट के 2 घंटे में करेंगे इसको, वो है ही इसमें, ठीक है। तो ये यदि हम स्टेजेस को देखेंगे, इसमें माउस लाना था ये, तो भूमियों में विकास लिखा है इसमें। भूमि का मतलब श्रवण, मनन, साक्षात्कार। तो पहले एक समय आता है पठन और श्रवण प्रधान है हमारा। क्या लिखा है इसको मैं पढ़ रहा हूं, तो पढ़ने का अभ्यास हो रहा है, उसका कुछ भाग मुझ में ग्रहण हो रहा है, पठन प्लस श्रवण, है ना। फिर ये लगभग श्रवण की वो हो गई, हो सकता है उसके साथ कुछ मनन होता है। ये लाइन बहुत टाइट नहीं है, ऐसा नहीं कि ट्यूसडे तक हुआ और वेडनेसडे से यहाँ शुरू हो गया ना, ये एक बैंड है। होते 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 ट्रांजिशन ऐसे हो जाती है, जैसे सीजनल जो ट्रांजिशन होता है ना, समर है और बिल्कुल ही विंटर शुरू हो गया, ये तो होता नहीं, टेम्परेचर डिप होके ट्रांजिशन होता है, वैसे ही है। दूसरे यदि में देखेंगे तो यहाँ पर तर्क पुष्ट होके, है ना, मनन में दृष्टि का परिवर्तन, यहाँ केवल तर्क लिखा है बट है तर्क प्लस दृष्टि का परिवर्तन। श्रवण प्लस मनन की एक जगह है, वो मनन प्रधान है, श्रवण लगभग हो गया। फिर श्रवण मनन की स्थिरता के साथ मनन से हम साक्षात्कार में चले गए, तो ये जो दृष्टि में परिवर्तित हुआ वो भाव के रूप में भी परिवर्तन शुरू हो गया साक्षात्कार में। ये तीसरा भूमि है। और चौथे को यदि देखेंगे तो मनन पूर्वक जो क्रम से साक्षात्कार हो गया वो अवधारणा ही बन गया, ठीक है ना, और उसके साथ वापस मनन हो रहा है, चक्रीय क्रम। एक प्रकार से हम समझ गए, इस वाले जगह में हम आ जाते हैं। इसके बाद अनुभव है, वो लिखा है, क्योंकि ये अध्ययन यहीं तक है। अनुभव अध्ययन का भाग नहीं है ना, अध्ययन का फलन है अनुभव। ये 4 भूमियों से हम गुजरते हैं। भाव मतलब समझ में आ जाना, हाँ, ये सारा ही समझ में आना ही है। यहाँ एक प्रकार का समझ है, यहाँ पर लगता है कि समझ रहा हूँ। जैसे मानव दर्शन आपने पढ़ा, आपको समझ में आया क्या? हाँ जी समझ में आया। क्या समझ में आया? वो लिखा हुआ समझ में आया, मतलब श्रवण हुआ। नहीं समझ में आ रहा क्या मतलब श्रवण ही नहीं हुआ। मैं बुक पढ़ लिया है ना किसी दिन, और 2 साल बाद खोल के देखा तो मेरी हैंडराइटिंग तो दिखती है उसमें, पर वो चीज मुझे याद नहीं है। लगता है कि पहली बार इसको देख रहा हूँ, है ना, या उस पर ध्यान नहीं गया। भाव का मतलब है कि अब भाव शब्द बहुत बड़े सेंस में यूज हुआ है दर्शन में ना। रूप गुण स्वभाव धर्म संपूर्ण अस्तित्व ही भाव, ऐसा है। मतलब वस्तु हमारे पास है, वो भाव फिर मनुष्य के प्रति भी है, स्वयं के प्रति भी है, और अस्तित्व में जो भाव है ये भी हम हमारे मतलब उसमें है, अधिकार में, ये हमारे अंदर आ गया। तो ये जो चौथा वाला है ये इसका रिजल्ट है ना, ये बनाया है, मतलब ये चक्रीय क्रम होके। तो ऐसा नहीं है कि इसके बाद हम नहीं पढ़ेंगे, मगर पढ़ने की वैसी आवश्यकता नहीं है। यहाँ शुरुआत में पढ़ने की आवश्यकता सर्वाधिक, उसके बाद पढ़ने की आवश्यकता और कम, उसके बाद और कम, उसके बाद न्यूनतम। ठीक है। ये जो भाव लिखा है, गीला गीला लगता है ये वाला मैट। जो भाव लिखा है, जैसे यहाँ पे दृष्टि परिवर्तन है नंबर 2 हाँ, में, हाँ। वैसे ही उसमें भी भाव परिवर्तन है क्या? मतलब हाँ, भाव वही दृष्टि परिवर्तन के साथ यहाँ पर भाव परिवर्तन है। ठीक है, यहाँ पर भाव, यहाँ पर दृष्टि परिवर्तन में भी क्या आएगा? मानवीयता की ओर,
और यहाँ पर मानवीयता या विकसित चेतना का प्रारंभ या मानवीयता का प्रतीति। जैसे कुछ एक्सपीरियंसेस में डिफाइन किया गया है कुछ महापुरुषों ने कि अनन्यता का भाव आया या सबके लिए, मतलब कुछ। हाँ भैया, वो महापुरुष उसको अलग ही रख सकते हम अभी एक पुरुष के साथ रहे हैं। हाँ। महापुरुष फिर वो, क्योंकि उसमें इतना रेंज है ना, नंबर 1। नंबर 2, फिर होने में और बोलने में करने में यार बहुत दूरी है। फिर वो सबको आपको फिल्टर लगाना पड़ेगा। वो तो हर साल में अपने भारत में 1-2 केस निकल जाता है। भाव पर मतलब जो भाव था वो अभाव निकला, दुर्भाव ही निकला, तो उसमें फिर और दिक्कत है। क्योंकि आप जो बोल रहे हैं वो यहाँ पर पॉसिबल है। हाँ। यहीं पर काफी प्रैक्टिस करते करते करते, है ना, तो अनन्यता का भाव जैसे लगेगा, क्योंकि वो जो भाव लग रहा है वो जीवन में कौन सी क्रिया उसको अनुभव कर रही है उस पर है ना। जैसे चित्त के स्तर पर चित्रण में यदि लग रहा है, अभी भी बहुत सारे लोग मिलते हैं जिसको हम कहेंगे कि भाई बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, है ना, इनमें कोई भेदभाव नहीं है, बहुत ही उदारचित हैं, इस टाइप की चीजें। ये हमारे उसके लिए है, पहचान के लिए है ना। तो ये बाकी ये तो आप लोगों को क्लियर है ही, है ना। अनुभवगामी विधि और अनुभव मूलक विधि, मुझे लगता है इसमें कोई खास परेशानी नहीं है। इसमें एक बात आती है कि एक प्रकार से प्रारंभिक ही प्रश्न है कि ये पूरी जो शास्त्र अध्ययन में हम चीजों को कैसे जांचें, तो इसमें जो दिया है दर्शन में, एक तो ये जो पूरी वस्तु है आगे तक भी जांचते हैं, मनन में भी जांचते हैं कि ये जो वस्तु है ये सार्वभौम है या नहीं, सार्वकालिक है या नहीं, समझा सकते हैं कि नहीं, और जीने में आता है कि नहीं। यही जांचने के 4 वो हैं। ठीक, सार्वभौम को देखें तो अस्तित्व सहज है या नहीं, जीने में आता है तो मानव सहज है या नहीं, समझा सकते हैं का मतलब ये कि तर्क संगत है या नहीं, है ना, कि उसमें रहस्य है या वो लॉजिकली इनकंसिस्टेंट हो रहा है। हाँ बेटा, अच्छा वो ठीक है, वो नीचे आ गया, ठीक है। फिर ये संवाद में आपने पढ़ा होगा कि श्रवण प्लस मनन, यदि 12 इंच का हम स्केल बनाएं तो यहां से लेकर मनन होने तक 11.5 इंच है ना। ये जो हमको बताया है, जो लिखित में भी आया है, साक्षात्कार, मनन से साक्षात्कार, वो जो स्टेज 3 था इसके पहले वाला, फर्स्ट और सेकंड भूमि 11, 11.25, 11.5 इंच, आधे इंच में 0.1 mm छोड़ के जो है साक्षात्कार से अवधारणा, है ना, और अवधारणा से अनुभव जो है ये 0.1 mm है। उसमें से थोड़ा सा, अब बहुत मैथमेटिकली प्रिसाइज नहीं है, ये एक गुणात्मक चीज को गणितात्मक भाषा में बताया गया है। एफर्ट स्केल है ये ठीक है। इसमें आप लोग पढ़े ही होंगे इसको जी। जैसे साक्षात्कार में लगभग एक ही नहीं है। हाँ? मनन और साक्षात्कार, मनन के बाद साक्षात्कार, मनन पूर्वक साक्षात्कार होता है। साक्षात्कार में जो निरंतर है उसका पहचान हो जाएगा, ठीक है। तो अब जैसे जीवन निरंतर है उसका भी हो गया, और बाकी हम मतलब मनुष्यतर प्रकृति को देखें तो उसकी निरंतरता का बोध हो जाएगा, क्योंकि वो भी पता चल ही जाएगा साक्षात्कार में, ठीक है। क्योंकि सब बाकी सब निरंतर ही है, मतलब परंपराएं जो है उनकी भी निरंतर है। तो अब मेरा प्रश्न ये कि फिर जब हम बोध की बात करते हैं तो उसमें मतलब जीवन के संदर्भ में तो कुछ है जो आपने उसमें लिखा है कि मेरा संपूर्ण स्वरूप है, मुझ में क्रियाएं है, वो सब उसमें पता चलेगा। लेकिन मनुष्य के अलावा जो प्रकृति है उसमें कुछ क्या चीज और समझने की बाकी रह जाती है जो बोध में जाती है, कि वो साक्षात्कार तक वो पूरा कंप्लीट हो जाता है। मतलब हाँ, कुछ वस्तुएं हैं जो
तर्क तक समझ में आ जाएगी, उससे अधिक उसके लिए आवश्यकता नहीं है। तर्क मतलब चित्रण तक। कुछ वस्तुएं हैं जो साक्षात्कार तक है, कुछ वस्तुएं हैं जो मतलब बुद्धि तक जाता है, और कुछ वस्तु है जो अनुभव तक जाता है। कुछ वस्तु मतलब उसी वस्तु का एक रिफाइंड सार उसका। तो फिर क्योंकि जैसे ऐसा नहीं है, जैसे हमने यदि प्रकृति है ना का जो धर्म है ना, ये यदि अध्ययन में आता है, मतलब इसका अध्ययन बोध होता है, उसमें उसका स्वभाव समाया ही है। वो स्वभाव जो है जीवन के दूसरे किसी क्रिया में आके एक्सपैंड होगा, वो रूट के रूप में समाया ही हुआ है। उसकी एक्सपेंशन जो है वो चित्रण में आके हो रही है उसका, और फिर डिटेलिंग जो है वो विश्लेषण में हो रहा है। फिर उसकी जो कुछ चीजें हैं वो फिर आस्वादन में आ रही है, उसके साथ जो ट्रांजैक्शन है। तो ये जब हम कहेंगे कि ये चीजें साक्षात्कार तक ही है और बोध नहीं होता है, उसका मतलब उस चीज का मतलब उस इकाई या उस वास्तविकता का वो आयाम, हाँ उसका जो उससे सुपीरियर सूक्ष्म जो आयाम है, ये अध्ययन बुद्धि मतलब बुद्धि में चलेगा, वो बुद्धि की वस्तु हो गई, वो बुद्धि का स्वत्व है। और उसी में जो धर्म और सत्य है, ये आत्मा का स्वत्व है। इसीलिए अनुभव हो गया तो संपूर्ण अस्तित्व का जो बेसिक सार है वो आत्मा में है, बट उसका फिर नेक्स्ट जो डिटेलिंग होना है वो बुद्धि में होना, उसका जो नेक्स्ट डिटेलिंग होना है जिसमें रूप गुण जुड़ जा रहा है वो चित्रण में आ रहा है। फिर ये जो चित्रण हुआ, इनके बीच में जो अंतर संबंध है, इसका जो अरेंजमेंट है, ये वृत्ति में मतलब विश्लेषण पूर्वक हो रहा है। फिर उसका जो व्यवहारिकता है, ये मन में तय हो रहा है, चयन, आस्वादन और चयन के रूप में। जैसे संबंध है, उसको और भी हम आगे जाएंगे तो देखेंगे। जैसे मानव के साथ संबंध है ना, तो मानव के साथ संबंध है, यदि देखेंगे तो अध्ययन बोध की बात है, ठीक है ना। कितने प्रकार के संबंध, इसको देखेंगे तो कितने क्रियाओं के रूप में है संबंध, ये चित्रण का है। ये जो 7 प्रकार के संबंध, इसमें कितने प्रकार के लोग हैं, मतलब 7 ही प्रकार के संबंध क्यों है, ये वृत्ति का काम है। 7 ही प्रकार के संबंध क्यों हुए, और ये जो 7 प्रकार के संबंध है, आज के दिन मेरे संसार में कितने लोग हैं, ये मन में चयन पूर्वक तय हो रहा है। ऊपर से भी देखेंगे, ऊपर मतलब इधर बोर्ड में ऊपर, जीवन में तो ऊपर नीचे कुछ होता नहीं है, हमारे बातचीत के लिए, हमारे कल्पना के लिए है ऊपर नीचे, है ना। ऐसे संबंध है यहाँ, फिर 7 प्रकार के 7 प्रकार के संबंध है, 7 ही प्रकार के संबंध हो सकते हैं। ये विश्लेषण है, तर्क है ना, ये दोनों एक ही साथ काम करते हैं। फिर आस्वादन चयन पूर्वक, अब इतने जो 50-100 लोग मैं देख रहा हूं, है ना, रूप के साथ ही देखते हैं, चयन होता है, उसको फिर उसमें स्लॉट कर रहे हैं, वो सब जाके फिर चित्रण में स्टोर हो जाएगा। तो ये इसकी डिटेलिंग है। तो ये जो संबंध है जो मैंने देख लिया या स्वीकार लिया, उसमें ये सारी चीजें निहित है, वो परमानेंट है ना। जैसे मित्र संबंध है, मित्र संबंध है तो यहां पर मैंने उसको तय कर लिया कि मित्र संबंध है। अब आस्वादन चयन के रूप में देखेंगे संसार के साथ, इसके नीचे शरीर और संसार है। आस्वादन चयन पूर्वक यदि हम देखेंगे तो मित्र संबंध के अर्थ में जितने लोग हैं हमारी जिंदगी में, ये बदलते हैं, 5 साल 10 साल में बदलते रहते हैं। हमारा स्थान परिवर्तन हो जाता है, वो आदमी ही कहीं परिवर्तित होकर और कहीं चले जाता है, तो रोज निभाने की दृष्टि से वो परिवर्तित होता है। कभी कभी रास्ते बदल जाते हैं, दृष्टियां बदल जाती हैं। तो संबंध तो क्रिया के रूप में है ही, है ना, उसके साथ निभाने वाला जो चीज है वो चेंज होता है। इसके है ना, बाकी इसमें फिर एस्टिमेशन भी गलत होता है। जैसे मान लीजिए कि जैसे हम हैं तो हम पहले किसी के सामने शिष्य के रूप में प्रस्तुत होते हैं, वो भी गुरु के रूप में प्रस्तुत हुए, है ना। फिर थोड़ी देर बाद
हमारे मन में वो रीएस्टिमेशन हो जाता है कि ये शिष्य नहीं बड़ा भाई है, थोड़े समय के बाद मित्र है ना। तो ये अध्ययन के क्रम में यदि देखेंगे, अभी ये दूसरी बात कह रहा हूं, वो फिर रीएस्टिमेशन होते रहता है। ठीक है, ये 4 सुख की बात आई है, ये केवल आपके जानकारी हेतु है। भौतिक सुख, व्यवहारिक सुख, बौद्धिक सुख और आध्यात्मिक सुख। आध्यात्मिक सुख वहां से यदि शुरू करेंगे तो आध्यात्मिक सुख को नित्य और अपरिणामी कहा है। बौद्धिक सुख जो है ये दीर्घ परिणामी है। क्षणिक जो है भौतिक सुख है। जो व्यवहारिक मूल्य है या जो व्यवहारिक सुख है, ये जीने के 4 आयाम से जोड़ के रखा है इधर, ये और लंबा चलता है जो व्यवहारिक सुख है। ठीक है, आगे बढ़े इसमें। ये हम यहां से शुरू करते हैं। अभी हमने ओवरव्यू किया, अभी इसकी और डिटेल में जाके हम इसको समझेंगे। शास्त्र अध्ययन का मतलब श्रवण, इसका आउटकम क्या हुआ? ये जो तर्कपूर्वक हमारी जो समझ बनती है, एक व्यू बनता है दर्शन का कि दर्शन में क्या है। वो चप्पल पहन लो क्या अगर देखो, हाँ ऐसा गीलापन का सेंस आता है बार बार। हाँ, कोई भी एक चप्पल दे दे, ये मेरा चप्पल थोड़ा गंदा है, ये ठीक हो गया, थैंक यू। नहीं गीला नहीं है, वो जो प्लास्टिक है वो गीलेपन का सेंस देता है नीचे से। हाँ वैसे ठंडा तो होना नहीं चाहिए, प्लास्टिक है, बट ऐसे भ्रम देता है कि नहीं कुछ नहीं गिरा है, ऐसे कंफ्यूज करता है कि वो गीला है, मतलब जो ये हो रहा है। तो दर्शन में क्या लिखा है इसका एक टोटल व्यू बन जाए जो तार्किक है ना, लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग जिसको कहेंगे, ये शास्त्रीय अध्ययन का आउटकम है। तो इसमें जो चीजें होती है, भास भी होता है, आभास भी होता है। शास्त्र अध्ययन में भास आभास दोनों हो रहा है। भास का जो परिभाषा है वो दिया है एक संविधान से है। संविधान जो पुस्तक है काफी सटीक है उसका परिभाषा, यदि आप देखेंगे। परम सत्य रूपी सहअस्तित्व, कल्पना में होना, वाचन मतलब कहा हुआ और सुना हुआ, वाचन व श्रवण भाषा के अर्थ रूप में सत्य स्वीकार होना। तो ये जो प्रथम स्वीकृति है जीवन में, ये भास के रूप में है। सत्य जो है ये ऐसा है, हम स्वीकार लेते हैं। तो श्रवण होने का मतलब सच्चाई को स्वीकारना, सच्चाई को स्वीकारने का प्रथम जगह है भास होना। ठीक है, ये परिभाषा, इसमें कुछ बात करनी हो तो बताइए। अर्थ के रूप में स्वीकारना। हाँ। तो अर्थ से तात्पर्य है कि यहाँ पर भाषा छूट गई है, मतलब शब्द छूट गया कुछ नहीं, शब्द तो बना ही रहता है। जैसे भाषा को यदि देखेंगे तो इतने उसके कंपोनेंट है ना। भाषा को यदि देखेंगे, भाषा का एक है लिपि जो रिटन वो है, दूसरा है उसका ध्वनि जो साउंड है, और तीसरा है उसका ग्रामर जो व्याकरण है। इसको मिलकर यह अर्थ बनता है, कोई एक मीनिंग है ना। मैं बोलता हूं मैं यहां से वहां जाने वाला हूं, तो उसकी एक ध्वनि है। यदि लिखता हूं और उसको कनेक्टिंग जो लॉजिक है उसको व्याकरण कह रहे हैं, ग्रामर। तो ये जो भाषा है ये आता है मेधस में, ठीक है ना। और जीवन में मेधस के साथ इस भाषा को पहचानने का एक प्रैक्टिस होता है जिसको हम बोलते हैं भाषा सीख रहा है बच्चा। जैसे बच्चे भाषा सीख लेते हैं
तो बच्चे के भाषा सीखने के यदि क्रम को हम देखेंगे, जैसे मातृभाषा उसकी एक होती है ना, तो वहां से पहली बार वो किसी चीज को ऑब्जर्व करता है, रूप गुण घटना को, उसके लिए उस भाषा को वो जोड़ता है और सुनते सुनते उसको बना लेता है। उसके पास जो है वो अर्थ है। अब वो बाहर खेलने जाता है, हमारी बेटी बाहर खेलने जाती है, तो वहां के बच्चे हिंदी बोल रहे हैं, उस अर्थ के लिए उस भाषा को वो जोड़ता है ना। काफी समय तक उसके लिए हिंदी से आने वाले एक अर्थ होंगे और यहाँ घर से जो आया उसका मातृभाषा से एक अर्थ होगा। फिर थोड़ी देर बाद इन दोनों को क्लब कर देगा, क्योंकि घर में वो कुछ बोलेगा, फिर ये पूछेगी, है ना, जैसे हमारी बेटी पूछती है, हम बोलते हैं इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, मतलब जो मतलब हमने बोला वो अर्थ है, ठीक है ना। तो अर्थ जो है जीवन में होता है। तो भाषा जो है शब्द संसार में है, नाम रूप भी कहा है इसको ट्रेडिशनली, ठीक। ये जीवन में अर्थ होता है। कहां पर? चित्रण में। और अस्तित्व में वस्तु होता है। जैसे पानी एक शब्द है, पानी शब्द का एक अर्थ है, पानी शब्द के अर्थ के रूप में अस्तित्व में वस्तु है जो पानी है ना। जैसे हापुड़ एक नाम है, हापुड़ का एक कल्पना है, हापुड़ कल्पना के अनुरूप अस्तित्व में एक वस्तु है, उसका नाम हापुड़। तो शब्द अर्थ और उसके अनुरूप अस्तित्व में वस्तु। तो ये जो अर्थ है ये जीवन में है। तो हमारे कल्पना में भाषा से अर्थ आने से, राइट, उस अर्थ के स्वरूप में अस्तित्व में हम वस्तु को पहचान लेते हैं। तो ये वस्तु तो अस्तित्व में ही रहती है। अर्थ और रियलिटी में डिफरेंस है क्या कुछ? ये अर्थ जो है जीवन में होता है। यहाँ पर भाषा और अर्थ के बारे में जब बात कर रहे हैं, बाकी वस्तु का एक अर्थ होता है, वो एक अलग चीज है। रियलिटी के अनुरूप अर्थ होता है जो जीवन में होता है। यही डिफरेंस मतलब यदि जीवन में जो स्वीकृति है वो अर्थ है, उस अर्थ के स्वरूप में अस्तित्व में वस्तु है। जैसे मैं परमाणु को समझ रहा हूँ, है ना, फिर मैं कहता हूँ कि परमाणु ऐसा है, परमाणु को मैंने समझ लिया, तो परमाणु जो वस्तु है उसके अनुरूप मेरी कल्पना हो गई। ये हुआ परमाणु का समझ। परमाणु मेरे अंदर तो नहीं आई, वो तो बाहर ही अभी भी। और ये बहुत फंडामेंटल चीज है, क्योंकि दार्शनिक परंपरा में इसको लेकर भयंकर बहस, अभी भी भयंकर बहस और कंफ्यूजन भी है। जैसे मैं आपको कभी भी नहीं समझ सकता क्योंकि आप हर समय बाहर ही हो, है ना। तो मैं एक्चुअली जो देख रहा हूं आपको नहीं देख रहा हूं, आपका जो प्रतिबिंब मेरे अंदर पड़ रहा है उसको देख रहा हूं। सेंटेंस 1। सेंटेंस 2, मैं जो देख रहा हूं इसमें गलती हो सकती है। सेंटेंस 3, इसीलिए आप हैं या नहीं है मैं कभी भी नहीं बोल सकता। इसको लेकर भयंकर तर्क अभी भी है। जबकि यहां पर जो बेसिक अपन कह रहे हैं, दर्शन जो कह रहा है कि जीवन में ये ताकत है सच्चाई को समझने के लिए, और उसका जो शुरुआती ताकत है वो कल्पनाशीलता के माध्यम से है। तो ये रियलिटी हो गई, जिसको आप रियलिटी बोल रहे हैं, है ना। यहां पर ये रियलिटी का कल्पना या अर्थ, तो ये पहले से ही रहता है अर्थ जीवन में? नहीं, देखने से बनता है। अर्थ को देखने की क्षमता रहती है। अर्थ जो है 4 श्रेणी में है। ये जो अर्थ आपको दिखेगा, रूप का, गुण का, स्वभाव का और धर्म का। जैसे कल हम जो बात कर रहे थे ना, नीला गाय, क्या यार वापस नीला आता, काला गाय, ठीक, या सफेद गाय, है ना। तो सफेद गाय जब मैं बोलता हूं मैंने गाय देखी और वो सफेद रंग की थी, तो सफेद रंग के गाय की जो आकृति है मेरे कल्पना में आ जाता है। सफेद गाय के रंग की आकृति अस्तित्व में एक वास्तविकता है। तो गाय नामक वास्तविकता के रूप आयाम को मैंने चित्रित किया, है ना। सफेद गाय जो बढ़िया दूध देती है ना, और बहुत ही सॉफ्ट है और तंग नहीं करती और आराम से रहती है और उसका स्वास्थ्य भी ठीक रहता है, तो गुण आ गया, ठीक। उसके स्वरूप में अस्तित्व में एक वास्तविकता है।
वैसे ही जीव अवस्था का स्वभाव। अब स्वभाव में आएंगे तो अवस्था की बात होगी, है ना। तो गाय का स्वभाव क्या है? गाय का स्वभाव नहीं होता, गाय का स्वभाव वही है जो जीव अवस्था का स्वभाव है। समझने के लिए हम गाय से जीव अवस्था तक जाते हैं, फिर फाइनली ये जो स्वभाव और धर्म है ये जनरलाइजेशन है, ये जो है उसकी स्पेसिफिक है। तो ये स्वभाव, तो ये सारों मिलकर ही रियलिटी है, ये अस्तित्व में है ना। इसमें एक ही चीज बचता है, जब मैं अपने ही बारे में समझता हूं तो अर्थ भी मुझ में ही है और अर्थ रूपी वस्तु भी मैं ही हूं। जीवन क्रियाओं के बारे में जब हम बात करेंगे, जैसे हम जब बोलते हैं कि विश्लेषण में ये होता है ना, तो विश्लेषण क्रिया बाहर नहीं है, मुझ में ही विश्लेषण क्रिया की सूचना मिलती है। उस सूचना के अनुरूप मैं ही अपने ही विश्लेषण को देखता हूं। तो ये एकमात्र कंडीशन है जहां पर शब्द अर्थ, शब्द तो बाहर रह गया, अर्थ और अर्थ रूपी वस्तु दोनों मैं ही। और वास्तविकता क्यों नहीं कह सकते? जैसे आपने ये उदाहरण दिया पानी का, मान लिया, हाँ, यही वास्तविकता, रियलिटी मतलब वास्तविकता, अस्तित्व में वास्तविकता। नहीं, मैं ये पूछ रहा था, यहाँ अर्थ लिखा ना पहले वाले कॉलम में, वो तो है ही। हाँ हाँ जब हमारा जैसा आपने उदाहरण दिया पानी का, हाँ, पानी का अर्थ जब समझ में आया तो पानी का रूप गुण स्वभाव धर्म ये सारा समझ में आ गया, तभी तो अर्थ समझ में आया। पूरा समझ में आया तो रूप गुण स्वभाव धर्म समझ में आया। समझ में आया तो वस्तुतः वास्तविकता तो यहाँ भी आ गई। नहीं, वही वास्तविकता हमारे अंदर नहीं आई ना, वास्तविकता को वही है, हमने वास्तविकता को समझ लिया। उसका जैसे गाय को समझते हैं तो गाय तो बाहर ही है। तो भैया जैसे गीर गाय का क्लास चलता है, क्लास के अंदर गीर गाय तो होता नहीं, गीर गाय बाहर रहता है शेड में, अंदर बैठ के हम बात करते रहते हैं कि गीर में ऐसा होता है वैसा होता है, इसको इस समय पानी देना होता है, इतनी औषधि लगती है, इतना वैक्सीनेशन लगता है, वो रहता है बाहर अपने शेड में, उसको हम समझ लेते हैं। रियलिटी को समझने के बाद जीवन में अर्थ स्थिर हो जाता है। हाँ, रियलिटी को समझने के बाद जीवन में अर्थ स्थिर हो जाता है। हाँ भैया। जैसे अस्तित्व में वस्तु तो एक ही है, हापुड़ का एग्जांपल ले लेते हैं पानी का। हाँ, वो मैं वो आगे क्या आगे तो हापुड़ एक ही वस्तु है, हाँ, लेकिन अब जीवन अलग अलग है। हाँ, जीवन अलग अलग है, 10 जीवन है तो 10 में चित्रण तो हापुड़ का अलग अलग ही बन रहा होगा, अलग अलग ही बनता होगा। तो अगर सही मायने में कल्पनाशीलता रूप गुण स्वभाव धर्म के अर्थ में चली तो क्या ये संभव है कि सबका चित्रण या सबका अर्थ एक हो जाए? वो यदि हम जैसे रूप के बारे में बात करेंगे, रूप में क्योंकि वैसे भी डिफरेंस है, उसकी फिर डिटेल में जाना पड़ेगा। जैसे इसीलिए पहले उसका नाम है कल्पना। आपके मन में जो दिल्ली की कल्पना है, इनके मन में है, इनके मन में है, तीनों ही अलग है, वस्तु एक ही है। वो तीनों अलग क्यों है? क्योंकि या तो दिल्ली की किसी एक जगह पर है, या उसके साथ आपका कोई संबंध है, उसके साथ कोई भाव है, उसके साथ आपका चित्र है। बट यदि हम एक बहुत स्पेसिफिक एग्जांपल लेंगे कि दिल्ली में क्या है, कुतुब मीनार दिल्ली में, हाँ, तो कुतुब मीनार का कल्पना करो तो उसमें बहुत करीबी आ जाएगा, क्योंकि एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट का आपने रूप का कल्पना किया। तो यदि हम उसको डिस्क्राइब करने बोलेंगे, हमारे ऑब्जर्वेशन के अनुसार किसी का कल्पना उसके बहुत नजदीक होगा, किसी का मध्यम होगा, किसी का बहुत ही कम होगा, ऑब्जर्वेशन कैपेसिटी के अनुसार, है ना। तो बेसिक थियरी यही है, और ये फंडामेंटल थियरी है अध्ययन का, कि जीवन में कल्पनाशीलता के तदाकार होने से वास्तविकता समझ में आ रही है ना। तो रूप वाले आयाम में सबसे ज्यादा वेरिएशन होने की संभावना है, क्योंकि उसका डिस्क्रिप्शन आदमी अपने अपने हिसाब से देगा। पर फलाने दिल्ली में फलाने जगह के छोले भटूरे का जो डिस्क्रिप्शन है, उसका टेस्ट का, वो और करीब हो जाएगा गुणों में, उसमें उतनी वेरिएशन नहीं होगी। कोई छोले भटूरा काला तो काला ही बोलेगा, पीला नहीं बोलेगा, सही बात है ना, तीखा तीखा ही बोलेगा। तो उसके टेस्ट में जब चले जाएंगे, लगभग उसमें सिमिलैरिटी बहुत पास आ गई। बट जैसे ही स्वभाव धर्म के बारे में बात करेंगे, है ना, फिर वो स्वभाव धर्म भटूरे की नहीं है, वो तो पदार्थावस्था की है, उसमें सिमिलैरिटी है। तो इसीलिए ये स्वभाव और धर्म जनरलाइजेशन जो होता है, विच इज
ये होता है ना, क्या होता है सरकार में कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है ना, ये कॉमन मैक्सिमम प्रोग्राम है, स्वभाव धर्म मिनिमम नहीं है। तो उसमें तो फाइनली थियरी भी यही है कि इसीलिए जब हम रूप गुण तक जब बात करें, चित्रण तक पहुंचता है रूप गुण, वहां तक अनेक कल्पनाएं होती हैं रूप गुण संबंधी ही, है ना। उसका मूल्यांकन भी भिन्न होता है, अच्छा आदमी बुरा आदमी, किसी के लिए एक प्रिय है, किसी के लिए दूसरा चीज प्रिय है, इसलिए अच्छा बुरा उसके अनुसार तय हो गया, ठीक है ना। तो यही कल्पनाशीलता में स्थापित होने का मतलब है ना, ये जो लिखा है कल्पनाशीलता न्याय धर्म सत्य में स्थापित होना, इसका मतलब यही हो रहा है कि हमारा रियलिटी के बारे में ये रूप गुण स्वभाव धर्म जो 4 आयाम है अस्तित्व के चारों अवस्थाओं का, मैं उसमें शामिल हूं, मी इंक्लूडेड। इसके बारे में मेरी जो एस्टिमेशन है, जो अनुमान है ना, ये बहुत पक्की हो गई, मतलब बहुत ये हो गया, सटीक हो गया। वो जैसे ही उसका अनुमान सटीक होता है फिर उसका साक्षात्कार, उसके लिए वाला एक नाम दिया है अवधारणा के लिए परिपुष्ट अनुमान, पर वो एक अलग उसमें है सेंस में। बट हमारे लिए अभी शास्त्र अध्ययन या श्रवण के जगह समझने के लिए मुख्य मुद्दा ये है ना, कि ये जैसे यहां पर लिखा है कल्पनाशीलता के लिए निर्देशिका, भाषा जो है हमारे कल्पनाशीलता को निर्देश देता है कि तुमको कौन से डायरेक्शन में सोचना है। इसीलिए भाषा की इंपॉर्टेंस है, क्योंकि जैसे अभी हम रोड से जाते हैं तो एक बैंक का एडवर्टाइजमेंट दिखता है ना, रिटायर विद प्राइड, तो फिर हम अपना रिटायरमेंट का सोचना शुरू करते हैं इधर जीवन में, ठीक है ना। उसमें प्राइड को सोचते हैं, प्राइड मतलब बेटे से मांगना नहीं पड़े, है ना, भाई से मांगना नहीं पड़े, ठीक। तो इसके लिए फिर मैं वो इंश्योरेंस पॉलिसी का सोचूंगा। तो ये इसने मुझे बाहर भाषा से मेरे कल्पनाशीलता के लिए निर्देशिका दिया। तो सारा जो वाङ्मय है, कुछ भी हम वो करते हैं, वो कल्पनाशीलता के लिए निर्देश है। जैसे नीचे देखेंगे, पहले ऊपर ही जाते हैं, इसको खत्म करते हैं, नहीं तो हमारा ब्लू जो है ऊपर नीचे हो जाता है। नहीं मैं मिटा दूंगा, ठीक है ना। इसीलिए इसमें लिखा है बिना मिलावट का सुनना, मतलब भाषा परिवर्तित के तो भी गए, तो भाषा और अर्थ को जोड़ता क्या है, परिभाषा। ये परिभाषा का काम है। परिभाषा जो है इंश्योर करता है कि हमारे कल्पना में जो अर्थ आने वाला है, ठीक, जो दर्शनकार के जीवन में जो अर्थ था वो वैसे का वैसे ही आ जाए। मतलब ये रिवर्स प्रोसेस है। यहां यदि देखेंगे अस्तित्व को एक व्यक्ति अनुसंधान पूर्वक एक जीवन समझता है, तो उसका अर्थ पूरा उसमें आ गया। अर्थ का मतलब रूप या उल्टा, है ना। कपड़े को पॉकेट में रखता हूं, सत्य धर्म स्वभाव और इनके अविभाज्य गुण और रूप, ठीक है। अब इस दर्शनकार ने क्या किया है, ये जो अर्थ मुझ में आया है ना, इसके लिए भाषा दिया है। इसका नाम है श्रुति। श्रुति का मतलब है यथार्थ जानकारी का भाषाकरण, उस मीनिंग का भाषा दिया है। इस भाषा को हम जब सुनते हैं, है ना, ये अभी भाषा है, वो वाली जो अर्थ है हमारे में आता है। ये निर्देश हुआ हमारे कल्पनाशीलता के लिए। तो सर्वप्रथम हम कल्पनाशीलता में ही सुनेंगे, ठीक है ना। तो ये अर्थ के जितना हम करीब गए उतना हमारा श्रवण हुआ। उसके अर्थ में जब हमारा जीवन स्वयं होने लग गया, वो मनन हुआ, फिर वही वास्तविकता ये जो उनको दिखी, ये हमको पहले साक्षात्कार होता है,
है ना, फिर बोध होता है। ठीक, यहां तक अध्ययन है। अब ये जो भाषा दिया, ये भाषा से अर्थ में जो कन्वर्ट होना है मुझ में, ये परिभाषा का काम है। ठीक है ना। तो इसमें यदि मैं ये दोनों जगह उंगली रखता हूं, अब मैं हूं, मान लीजिए मैं अलग से हूं, मैंने इसमें थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया भाषा में, ये थोड़ा सा अटपटा लग रहा है, इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर दो, है ना, या मैंने इसमें परिवर्तन कर दिया परिभाषा में, तो दिक्कत कुछ नहीं है उसमें। दिक्कत यही है कि जो इंटेंडेड मीनिंग है वो यहां आएगी कि नहीं, इस पर प्रश्न चिन्ह लग गया। बराबर। हाँ, क्योंकि क्योंकि एंडिंग पॉइंट्स है, वही एंडिंग पॉइंट है और वही हमारा डेस्टिनेशन है। हाँ, है ना। अच्छा, ये अर्थ क्या है, फाइनली वही व्यक्ति जानता है जिसको ज्ञान हो गया। तो फाइनली ये जो प्रोसेस है, ये जागृत व्यक्ति ही कर सकता है। सिमिलरली यदि आप देखेंगे साइंस में भी अस्तित्व के गुण वाला भाग एक फिजिकल लॉ है। अस्तित्व में, जीवन या मानव में, मानव की अध्ययन हो रही है, मानव जो है साइंटिस्ट है, इस फिजिकल लॉ को रिप्रेजेंट करने के लिए वो एक इक्वेशन बनाता है ना, लेट्स से a प्लस बी होल स्क्वायर बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 कुछ बनाता है। ठीक, अब इस लॉ को लेकर हम जब अध्ययन करेंगे तो हमको उसी फिजिकल लॉ का ज्ञान होगा। यही मेथड है। बराबर। अब हमको लगता है कि यार ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 बहुत कंफ्यूज कर रहा है, तो जरा हटा देते हैं। तो यहां तो आएगा कुछ कल्पना में, नो डाउट, बट उससे ये वस्तु नहीं मिलेगी। ये गुणों के लिए एग्जाम्पल है ना। यहां पर स्वभाव धर्म का एग्जाम्पल है। तो उसमें दो चीजें हमको दिखता है जो नागराज जी की ओर से आया है। एक तो सारा भाषा कल्पनाशीलता के लिए निर्देशिका है, दूसरा है परिभाषा विधि से सुनना, वो आगे भी आएगा। परिभाषा का महत्व तो इसीलिए है ना, और इसीलिए बिना मिलावट का सुनना। अच्छा, हम जैसे प्रौढ़ों के लिए अभी हम लोग यदि देखेंगे तो ट्रांजिशन फेज में है खुद भी, और ये दर्शन भी अपने में ट्रांजिशन फेज में है ना, मता स्थापित हो रहा है। इसको नेसेंट स्टेज बोलेंगे, बचपना है इसका, चाइल्डहुड है ना। तो इस फेज में ये दिक्कत आती है कि हम मतलब जो एडल्ट्स होकर इसको सुनते हैं ना, पहले से कुछ सुना ही रहता है। जीरो का तो कोई आदमी होता नहीं, समाधि में ही जाके जीरो होता है, या समाधि के जस्ट पहले। तो वो जो मुझ में अर्थ है उसके साथ फिर मैं इसको सुनता हूं, एंड आई कैन नॉट हेल्प इट। ये प्रॉब्लम है, क्योंकि जैसे पहले से मैंने ईश्वर को कुछ सोचा है, व्यापक को सोचा है, संबंध सोचा है, व्यवस्था सोचा है, न्याय सोचा है, लाभ सोचा है, सोचा ही है ना। हर आदमी सोचता। आप 10 स्टैंडर्ड के बच्चे को उठा के पूछ लो, ये सबके बारे में कुछ बताएगा, 16 साल का बच्चा है। तो ये जो चित्र है ये अभी इंटरफेयर करता है मेरे श्रवण में, इसीलिए उसकी रिपीटेड आवृत्ति की आवश्यकता पड़ती है, इसीलिए परिभाषा संहिता दिया है। ठीक है, तो इसको यदि हम अभी देखेंगे, ये वाला ठीक हो गया शब्दार्थ। हाँ, इसमें बस एक चीज थोड़ा सा बता दीजिए, जैसे रूप और गुण स्पेसिफिसिटी की ओर ध्यान दिलाते हैं। हाँ। और स्वभाव धर्म जनरलाइजेशन। हाँ। और हमको पूरी तरह समझना है अर्थ को। हाँ। तो अभी ऐसा लगता है कि मतलब मेरा पर्सनली तो स्वभाव धर्म या जनरलाइजेशन में सोचने का अभ्यास ही नहीं है। हाँ। है ना, हम लोग बहुत पर्टिकुलर पिन पॉइंट करके उसने ऐसा कहा, इतने बजे ये हुआ, चित्रण में भी वही आता है। तो इसका कोई वो स्वभाव धर्म का या इसको पूरा कॉम्पोजिट को ठीक से बिठाने का कोई मेथड या कोई वो है कुछ आगे आएगा? अच्छा, मतलब आगे कुछ आएगा, उससे आपका क्वेरी पूरा होता है कि नहीं हम देख लेंगे। जी, ये आइडिया ठीक लगा मुझे। प्रोजेक्ट करके उस पर लिखो, और बहुत समय बचा, देखो 40 मिनट बचा। मैं इस बार गिन के देखा, मैं 2 बोर्ड लिखा, आके बैठा और
पूरी क्लास वहां तक आने में 37 मिनट्स लगे, और उस लिखते समय फिर वो कॉपिंग में ही ध्यान है ना, वो हम सोच नहीं रहे हैं। ये शॉर्टकट ठीक हो गया। बस अगला अब यही करना है कि जो आप वहाँ पे लिख रहे हो हाँ। वो पूरा आपके डॉक्यूमेंट में ही घुस जाए। अच्छा, नहीं उसके लिए वो है कि नोट्स जो हम रख लें। मैं पहले ट्रेन में इसको टाइप करना शुरू किया, मुझे लगा ये तो बहुत टाइम लगेगा, फिर मैंने अबैंडन कर, इसीलिए लैपटॉप लेकर आया था टाइप करने के लिए। जी, अस्तित्व में वस्तु वाला जो पार्ट है उसमें फिर हम जीवन क्रिया में देखेंगे तो चित्त, बुद्धि और आत्मा के अलग अलग मतलब फंक्शंस है, जहाँ पे वो मतलब होता है किसी चीज का उधर किसी आगे ऐसे। तो अब मेरा प्रश्न ये है कि मतलब चित्रण तक या समझने के क्रम में सभी लोग अलग हो सकते हैं, जीवन की अलग से क्रिया हो सकती है प्रायोरिटी के हिसाब से, संस्कार के हिसाब से, मतलब बहुत सारा चीज उसमें हम कंसिडर कर सकते हैं। पर जब बाकी वाला जो चीज है मतलब साक्षात्कार से लेके फिर जो अनुभव वाली जो स्थिति होगा उसमें भी फिर कोई वेरिएशन है कि फिर उसमें तो एक तरीके से ही पूरा मतलब सारे ही जीवन में जो भी इस अध्ययन क्रम में जाएंगे वो सेम प्रोसेस से ही जाएंगे और सेम तरीके से ही उनको ये पूरा मतलब चलेगा उसमें, ये मेरा प्रश्न। हाँ, पर उसमें यदि जैसे ये डिपेंड करता है, यदि हम उस वस्तु के बारे में बात कर रहे हैं, है ना, तो इस कमरे में जितने लोग हैं, अस्तित्व में जितने लोग हैं, सबके लिए साक्षात्कार की वस्तु एक ही है, साक्षात्कार होकर अध्ययन बोध की वस्तु एक ही है, अनुभव की वस्तु एक ही है। यहाँ पर हर मानव एक है ना। ये जो साक्षात्कार और बोध हुआ स्वभाव धर्म के अर्थ में जो भी गुणों की स्वीकृति होगी चित्रण में, है ना, और विचार में ये भी समान होगा, है ना। उसके अभिव्यक्ति के तरीके भिन्न भिन्न होंगे, भाषा के भाव के, भंगिमा के, मुद्रा के, उठने बैठने, चाय पिएगा, काढ़ा पिएगा, नहीं पिएगा, है ना, ये सारी चीजें, ये स्टेडी स्टेट की बात करेंगे तो। पर हम लोग जो अभी अध्ययन के क्रम से अभी के आज के वर्तमान को यदि देखेंगे, यहाँ पर इसकी परंपरा नहीं है, तो बचपन से हमको नहीं बताया गया ये सब, बचपन से दूसरी चीजें भरी है ना। और वो यदि डेटाबेस देखेंगे तो बहुत बड़ा है जो हमारे अंदर भरा है, भोजन, खान पान, हमारे जो व्यूज हैं, दृष्टियां हैं, हमारे जो ये होते हैं ना बायसेस हैं, है ना, ये सही है, ये गलत है, अच्छा लगता है, बुरा लगता है, इस टाइप की चीजें। इस क्रम में यदि देखेंगे तो फाइनली हम आदमी को देखेंगे तो इस पूरे के साथ ही देख रहे हैं। जैसे मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, आपको कुछ साक्षात्कार हो गया है, पर मेरा व्यवहार आपके साक्षात्कार के साथ नहीं है, आपके साथ है कॉम्पोजिट। आपको जो मैं देख रहा हूँ इसके साथ ही देख रहा हूँ, यही व्यक्त हो रहा है। तो उसमें कुछ कॉमनैलिटीज तो दिखेंगी, जैसे संबंध में स्थिरता है कि आप में भी, इनमें भी, इनमें भी है ना। पर उसके साथ जो बाकी सारी चीजें हैं वो आपका अलग है, मेरा अलग है, इनका अलग है, इनका अलग है, उसमें डिफरेंसेस रहेंगे हर समय। कब तक? वो अवधारणा तक या फाइनली फिर अनुभव तक। वो पूरा ही रीसेट होना फिर वो अनुभव मूलक से ही होना है। उसके पहले अवधारणा मूलक है ना, उसके पहले फिर साक्षात्कार, उसके पहले फिर मनन पूर्वक। इसीलिए शास्त्राध्ययन किया हुआ चार आदमी को देखेंगे तो भिन्नताएं व्यवहार और आचरण के रूप में बहुत भेद रहेगा। जब बताने जाएगा लगभग 80-90% एक्यूरेसी दिखेगा वस्तु को, उसमें भी 5, क्योंकि 20% मतलब आप किस जगह की बात कर रहे हो उसके हिसाब से भी एक्यूरेसी चेंज होता है। जैसे जीवन में 10 क्रिया है, सारे लोग 10 ही क्रिया बोलेंगे, 11.5 तो कोई बोलेगा नहीं, है ना। 10 क्रियाओं के परिभाषा को देंगे तो जो रटा हुआ परिभाषा वो एक ही है। जैसे श्रवण का एक ही परिभाषा, भास होने का, मैं भी यही बोलूंगा, आप भी यही बोलेंगे। उसकी व्याख्या करने में भिन्नताएं बन सकती है उसके अर्थ को बताते समय। वो जो डिफरेंस यहाँ के और कम हो जाएगा मनन में, है ना। पर इसमें जो दृष्टि में परिवर्तन होना है व्यवहार के रूप में, तो उसमें जैसे चीजें हैं, जैसे असंग्रह है, स्नेह है, सरलता है, ये सब में भिन्नताएं दिखेगी। क्योंकि उस व्यवहार के नियम के हमारा अभ्यास का स्तर सबका भिन्न भिन्न है, अध्ययन का भी, अभ्यास का भी, पूर्व संस्कार का भी ना। तो इसकी वजह से एक ही दर्शन को बोलते हुए, मानते हुए, और ये केवल मध्य दर्शन नहीं, हर दर्शन में ऐसा ही है, ये कॉमन है, ये कोई अपन स्पेसिफिक जीवन तो हर अभी जितने दर्शन हुए इसी जीवन ने बनाए, यही चित्र ने, यही बोध है। यदि उसमें बोध की वस्तु थी तो उस जीवन को बोध हुआ, उसके दर्शन में बोध की वस्तु नहीं थी तो उसको बोध नहीं हुआ। स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज है ना। तो उसमें यदि देखेंगे तो ये डिफरेंसेस फिर यहाँ पर दिखेंगे, है ना।
क्योंकि गुणों की जो स्वीकृति है, जैसे उदारता, धीरता, वीरता, ये सब में भिन्नता है। उसमें बहुत सारे फैक्टर्स, वातावरण का भी आ जाता है। कोई यहाँ पर पाला बढ़ा है, कोई और कहीं पाला बढ़ा है, कोई तीसरी जगह, चौथी जगह, पांचवी जगह, उसके अनुसार बोलचाल, उदारता, उनके परिवारगत संबंध, उसकी विधियां, वो सब तो अंदर इम्प्रिंट हुआ है ना, छाप पड़ा है उसका। तो वो सारे छाप इस भाषा, इस तर्क, इस भाव के साथ मिले जुले ही हैं मनन के जगह तक। वो साक्षात्कार पूर्वक ही रीसेट होना है, दूसरा तरीका नहीं है। या रीसेट होकर साक्षात्कार होना, दोनों एक ही साथ है। ठीक, तो ये उसमें भी कुछ लैंप डिमिंग का वो है, लैंप और डिम कर रहा है। ठीक है, ठीक हो गई है परिभाषा विधि। तो इसमें यदि हम देखेंगे, हाँ, तो प्रचलित भाषा यदि देखेंगे, वो पदार्थ, प्राण, जीव और ज्ञान, है ना, के रूप गुण के बारे में बातचीत कर रहा है। तो ये सारे अर्थ हमको प्रतीत हो ही रहे हैं। ये सारी चीजें ठीक है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं, रूप गुण तक, है ना। यदि साइंस की पूरी जगह देखेंगे ये है, और यहां पर यदि शरीर को लिख दें हम, मानव का, ये भौतिक विज्ञान है ना। और यहां पर यदि जीवन को जोड़ देते हैं, मन को, जीवन मतलब मन को, ये व्यवहार विज्ञान है, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, ये सारी चीजें। तो यहां तो प्रिसिशन है ना। यहां आते आते प्रिसिशन लूज हो जाता है। सोशियोलॉजी में, साइकोलॉजी में बहुत प्रिसाइज नहीं है ना, कुछ थियरीज हैं। रूप वाले भाग में तो गणना है, ये गणितात्मक है। तो शरीर का भी बहुत सारा मेजरमेंट होता है ना अभी डायग्नोस्टिक्स में। तो जितना भी हमारे जीवन में जो अर्थ प्रतीत हो रहा है, वो यहाँ ये भास हो रहा है। ये सब के बारे में एस्टिमेशन है ना। ये सारा फिर इसके बारे में कल्पना किया गया है। ये नीचे जो दो भाग हैं, ये दर्शन के भाग हैं। कोई भी दर्शन जो बात करेगा, वो इसी के बारे में बात कर रहा है ना, ये फिलॉसफी है। या दर्शन, फिलॉसफी और दर्शन भी यदि मानव को केंद्र में रख के भी बात कर रहा है, तो विज्ञान विधि से, जिसको फंडामेंटल साइंस बोलते हैं, वो भी इस धर्म के बारे में छूने की कोशिश कर रहा है ना। फंडामेंटल यदि देखेंगे, जैसे थियोरेटिकल फिजिक्स जो बोलते हैं, फंडामेंटल साइंस। अभी जो हमको कठिनाई आते थे, जो आप भी भैया बता रहे थे कि हमको इसका अभ्यास है, इसको सोचने का अभ्यास ही नहीं है, फिलॉसफी पढ़ने का, सोचने का आदत ही नहीं है। तो जनरल्स को हम सोचते ही नहीं है, अभी स्पेसिफिक से ही काम चलता है ना। यही सब है, ये गुणों के व्यवहार, इसने ऐसा कहा, उसने ऐसा कहा, है ना। ये जगह ऐसी हो, ये जाति वो जाति जैसे आया, हम मानव के धर्म को गुणों के जगह सुपर इम्पोज कर दिए, है ना। उसके गुणों को हमने धर्म मान लिया। तो ये धर्म ऐसा है, वो धर्म ऐसा है, ये धर्म ऐसा है, उसके व्यक्ति ऐसे हैं, XYZ ABC। वो जो है एस्टिमेशन इस जगह पर हो रहा है, ठीक है ना। जबकि उसकी जगह थी इधर, मतलब यूनिवर्सल्स की जगह। ये जो नीचे की भाग है, ये यूनिवर्सल है, यहाँ स्पेसिफिक्स है। यहाँ भी यूनिवर्सल है, बट वो रिलेटिव यूनिवर्सलिटी है, किसी चीज के तुलना में फिर गुणों का अध्ययन हो रहा है। तो कुल मिलाकर जो दर्शन का भाषा है, शुरुआती क्रम में जैसे अपने को थोड़ी कठिनाई भी हो सकती है पढ़ने में, सोचने में, क्योंकि नीचे वाले जगह हम पढ़ने के आदि है ही नहीं, हमारे शिक्षा में भी नहीं है, उच्च शिक्षा में तो है ही नहीं। कुछ कोर्सेज या कुछ उसमें होता है, बट उसमें फिर वो यदि सटीक नहीं है तो कल्पना की जगह रह जाता है।
इसीलिए कई बार लगता है कि पहले से जो लोग इसको सोचे हैं समझे हैं उनमें कंफ्यूजन ज्यादा है, क्योंकि स्वभाव धर्म के बारे में पहले से कुछ बन गया है, जिसका काम पहले ऊपर के दोनों से निकल गया एजुकेशन में, नीचे का डब्बा खाली है, कुछ सोचा ही नहीं है उसमें, तो जो आया वो ठीक, तो थोड़ी सी फास्ट आ जाती है ना। जैसे प्रोफेशनल एजुकेशन जो लोग प्राप्त करते हैं, मानव धर्म क्या कौन सोचा, नहीं सोचे, है ना। ये इसका गुण क्या है और इसको ठीक करके कैसे बेचना है वहीं तक सोचे। प्रोजेक्टर कैसे बनेगा, कैसे चलता है, कैसे बनता है, कैसे बिकता है, कैसे रिपेयर होता है, यहां तक रुक गया। ठीक है, स्वभाव धर्म में यदि हम कल्पना मान लेंगे तो हाँ। दर्शन में तो वास्तविकता कैसे मानेंगे? कोई उसी के लिए परिभाषा है। अभी तक मानव जितना भी भाषा किया है इतना ही किया है ना। ये जो गुण वाला रेंज है इसको नाम दिया गणितात्मक भाषा। यदि भाषा को देखेंगे, ये गणितात्मक एरिया में गुणात्मक, गणितात्मक, गुणात्मक। और इसमें गुण और कारण दोनों का ओवरलैप है। गुण और स्वभाव और धर्म मिला के कारणात्मक है। तो एक्सप्रेशन का तरीका भी यही है। जैसे नागराज जी के वीडियोस यदि उनका परिचय शिविर देखें, या परिचय शिविर नाम से उन्होंने जो लिया है 97-99 में, वो कारणात्मक भाषा प्रधान है ना। जो मतलब उसका एक रोल है ना। जो समाज में जो प्रचलन में चलता है, जो आदमी को गुणात्मक भाषा प्रधान है, इन दोनों को फिर तार्किक विधि से फिर बता भी सकते हैं, और लॉजिकल वाला। जैसे यदि जैसे अभी बगल वाले रूम में नागराज जी होते और आप आते हैं क्या है पूछे, थोड़ी बोर्ड डाल के प्रोजेक्टर डाल के उसमें वो करके बताने वाले ना। नागराज जी मतलब उनके जैसे कोई भी, वो सीधे उधर ही बोलते जाते हैं, आपको जोड़ना है ना। और एक एक चीज जुड़ने में 2 साल लग गया, 1.5 साल लग गया, वो उसी विधि से चलता है। तो कम्युनिकेशन मेथड है, कारणात्मक प्रधान है। तो दर्शन के यदि हम भाषा को देखेंगे वो नीचे वाले भाग में है, इसीलिए उसमें परिभाषा और स्थिर भी रखने की जरूरत है, क्योंकि उसमें कल्पना तो पहले से घुसा ही हुआ है ना। जितने भी रिलीजन दर्शन शास्त्र, ये अपन नहीं बोल सकते कि सारा दर्शन जितना भी लिखा गया कल्पनात्मक ही है। उसका कुछ भाग हो सकता है कल्पनात्मक, उसकी किसी कोई एक तो नहीं मिलता ना। पुस्तक 50-100 मिलते हैं, 1000 मिलते हैं। वो छांटना अपने में कार्यक्रम है, कौन करेगा? और वो लोग भी नहीं है, उसको भी कैसे जांचे? इम्पॉसिबल टास्क है वो। मतलब पॉसिबल है बट बुढ़ापा आ जाएगा उसको करते करते। ठीक है, तो ये परिभाषा का महत्व यहाँ तक आगे बढ़े। और भाषा तो एक प्रकार से, क्योंकि हमारा जो अध्ययन है उसका स्टार्टिंग पॉइंट भाषा से है, इसीलिए भाषा कैसे काम करता है, कैसे यूज हुआ है, ये हमको सोचना चाहिए। और दूसरा, जिसको दर्शन या फिलॉसफी बोलते हैं, उसको पढ़ने का मतलब क्या है ना, उसकी विधि क्या है, ये भी सोचना चाहिए। तो बुक्स की यदि अरेंजमेंट देखेंगे, इसीलिए मैं स्लाइड में डालने देख रहा था उसको ट्रेन में, इसका फोटो लेके, बट बहुत टाइम लग रहा था, छोड़ दिया फिर मैंने। ये जो बुक्स या लिटरेचर का जो अरेंजमेंट है ना, वो इस विधि से हुआ है। एक को नाम दिया अनुभव बल, दूसरा विचार शैली, तीसरा है जीने की कला। 3 कैटेगरी में है, एक तन से रिलेटेड है, एक मन से रिलेटेड है, और एक धन मतलब प्रकृति से रिलेटेड है। दर्शन के जगह यदि इसको देखेंगे, है ना, अनुभव बल मतलब दर्शन की जगह, ये कारणात्मक जो जगह है, ठीक है, यहां पर है, यह तात्विक।
तात्विकता में जो व्यवहार दर्शन को देखेंगे तो ये तन से रिलेटेड है। अनुभव बल जब व्यवहार को सोचता है तो ऐसे नहीं करता है, ठीक है ना। इसीलिए व्यवहार दर्शन में मानव व्यवहार तो है ही, बट उसमें जीवन के बारे में भी पर्याप्त जानकारी है ना। बुद्धि में क्या होता है, आत्मा में क्या होता है, ये सब लिखे ही है उसमें, साथ में व्यापक वस्तु। तो उसका आधार जो है पहले लाइन पे बता रहे हैं, ठीक। कौन सा आधार है? जो अनुभव में आया। तो मैं नित्य सत्य शुद्ध बुद्ध व्यापक रूप में परमात्मा में है ना, अनुभव पूर्वक, उसमें लिखा नहीं है बट अनुभव पूर्वक फिर मानव व्यवहार दर्शन का मैं विश्लेषण कर रहा हूं। तो मन, ये जो आत्मा है, आत्मा मतलब पूरा ही जीवन, तन के साथ क्या करेगा, उसकी जो तात्विक पक्ष है वो है मानव व्यवहार दर्शन, ठीक है ना। वही मन का जो चरमोत्कर्ष है दर्शन के रूप में, वो दिया है अनुभव दर्शन। और वही धन मतलब सारा ही, तो उसमें फिर कर्म को देखेंगे तो वो केवल प्रकृति के साथ नहीं है। यदि आप कर्म दर्शन पढ़े हैं, लोग यहाँ के लोग देखे हैं, उसकी जो तीसरी भाग वो सहस्तित्ववादी विज्ञान नाम दिया है ना, उसमें विकास में विकास और ये सारी चीजें दी है। क्योंकि उसका आधार एक प्रकार से देखेंगे तो व्यवहार करने का आधार है, ये अनुभव करने का आधार है ना। और कर्म यदि देखेंगे तो कायिक वाचिक मानसिक है, सारा ही कर्म में आ रहा है, उसमें उपासना भी है कर्म में, और एक कर्म है जो मैं भौतिक संसार के साथ करने वाला हूँ, वो पूरा कंबाइंड है। तो यहाँ पर चीजें कंबाइंड है, यहाँ पर उसको अलग करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि चीजें मिली हुई है पर उसका फोकस भिन्न भिन्न है। तो अनुभव दर्शन में भी व्यवहार की बात होगी, बट मुख्य रूप से अनुभव की बात है ना, फोकस है ये बुक का। दूसरा, ये जो अनुभव बल है, इसको नाम दिया है विचार शैली, है ना। तो ये जो मानव व्यवहार दर्शन अनुभव बल से जब दिखता है, इसका दर्शन ऐसा हुआ, ये बातचीत करते समय तर्क संगत विधि से मैं जब करूंगा तो ये जनवाद के रूप में दिखता है। ये नीचे भी लिखा है बट फिर भी हमारे, इसका मतलब है तर्क शैली। लॉजिक कैसा करते हैं, ठीक है ना। तो ये तर्क शैली है। तो जनवाद में ये जो मानववाद दर्शन मुझे समझ में आया है ना, उसको मैं तर्क संगत विधि से मानव के सम्मुख प्रस्तुत करता हूं। ये वाद है, ये विचार, ये चित्रण और विचार की जगह है। यही जो अनुभव हुआ, उस अनुभव जो हुआ जिसमें जीवन ज्ञान मुझे समझ में आया है ना, इसका लॉजिकल एक्सप्लेनेशन इसमें दिया है अध्यात्म कि ऐसे ही क्यों है। ये पूरी लॉजिक है, तर्क है। अध्यात्म को यदि देखेंगे, जब आप देखते हैं तो उसमें ये दिखता है कि लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है इसका, और इसके पहले जो विपरीत, इसके भिन्न जो भी चीजें आई, जैसे बंधन और मोक्ष की बात है, उस पर समय दिया है ना अध्यात्म बुक में शुरुआत में, ठीक। आप देखे होंगे, फिर दृष्टाकर्ता भोक्ता कौन है, ये सारी चीजें हैं उसमें अध्यात्म में। तो एक तो जीवन का विश्लेषण भी है इसमें, जानना मानना पहचानना निर्वाह करना, ये अध्यात्म में दिया, इधर नहीं दिया अनुभव दर्शन में। जीवन का विश्लेषण है ना, ये सारी चीजें जीवन का, तो इसमें आपको विश्लेषण मिल रहा है। इसका लॉजिकल आधार इक्वियोलॉजिकली सुपीरियर है, और अन्य की समीक्षा, ये जो है वाद पूर्वक कर रहे हैं। इसीलिए शुरुआती क्रम में कई लोगों को वाद जो है ज्यादा इजीली पकड़ में आता है, क्योंकि उसमें चीजों को लॉजिकली स्थापित किया है जो आगे जाके दर्शन में बोलने वाले। और तीसरा भौतिकवाद में भी वैसे ही है, जो सहस्तित्ववादी विज्ञान है उसका विश्लेषण है। तो उसमें भी इसमें आप देखेंगे तो इसमें भी ये विकास क्रम विकास जागृति की बात है। इसमें भी सत्ता परमाणु एवं है ना अस्तित्व में परमाणु का विकास, वो उसका क्रक्स पॉइंट है। उसके बाद भौतिकवाद उन चीजों में चले जाता है, ये शंकर गाय और ये सारी चीजें उसमें आ जाती है ना। और क्योंकि भौतिकता केवल साइंस की दृष्टि से नहीं है, मानव केंद्रित विधि से है, तो उसमें इस पर भी बातचीत है कि उद्योग क्या होगा, है ना, महापुरुषों का पहचान कैसा रहेगा, ये सारी चीजें उसमें लिखी है।
बट यदि आप देखेंगे तो ये ज्यादा स्पेसिफिक हो जाता है इसके तुलना में, और वही चीज जीने की कला के रूप में है। तो इस मानव व्यवहार दर्शन को ऐसे लॉजिकली एक्सप्लेन करके चर्चा में करते हुए मैं जीने में कैसे जीऊंगा वो समाज शास्त्र में दिया है। ठीक है, जैसे सामाजिक नियम की चर्चा यहाँ पर है, सामाजिक नियम पूर्वक क्यों जीना चाहिए इसका कारण इधर दिया है, और उसका स्वरूप क्या होगा वो यहाँ पर दिया है ये समाज शास्त्र में। तो स्वधन, स्वनारी, स्वपुरुष, है ना, संबंध, उसके बारे में व्याख्या सब समाज शास्त्र में मिलेगा आपको। वैसे ही अनुभव में जीवन कैसे समझ में आया, मुझे जीवन कैसे जैसे समझ में आया वैसे ही ठीक क्यों है, ये अध्यात्म हुआ। फाइनली उसके जीने में स्वरूप ह्यूमन साइकोलॉजी के रूप में, मनोविज्ञान में दिया है 122 आचरण के रूप में। ठीक, और इसी को यहाँ पर कर्म दर्शन, उसका लॉजिकल एक्सप्लेनेशन भौतिकवाद, उसका जीने में फाइनली भौतिकता का मतलब है व्यवसाय के आयाम को पूरा करना। तो ये जो हम आयाम, अच्छा लिखा ही नहीं बट एनीवेज, विचार, व्यवहार, व्यवसाय और अनुभव। तो व्यवसाय आयाम में कार्य या उत्पादन एक भाग है, उसके अलावा उसमें सेवा भी है, विनिमय भी है ना, उसकी आर्थिक पक्ष भी है। ये सारा मिला के अर्थशास्त्र है। इसलिए अर्थशास्त्र में ये सारा श्रम मूल्य, ये सब के बारे में बात है। और फाइनली उसमें व्यवस्था का भी पूरा स्वरूप दिया है। 10 सोपानी जो व्यवस्था है, उत्पादन, विनिमय, न्याय, है ना, शिक्षा, फिर उसकी समितियां, ये सब दिया है उसमें। तो ये नीचे देखेंगे तो यही चीजें प्रमाण के रूप में, इसी व्यवहार दर्शन का समाजशास्त्र के रूप में यदि मैं जी लेता हूँ, इस दर्शन के आधार पर ये व्यवहार प्रमाण कहलाया। इस अनुभव को ऐसे विचार शैली पूर्वक इन आचरणों सहित जीता हूं तो उसका नाम है अनुभव प्रमाण। और इस कर्म दर्शन को ऐसे तर्क सम्मत विधि से समझते हुए या संप्रेषित करते हुए अर्थशास्त्र के रूप में जीता हूं तो वो प्रयोग प्रमाण की जगह पर जाके छूटता है। ये 3 प्रमाण उससे ऐसे रिलेटेड है। एक बुक बचता है अभ्यास दर्शन। तो यदि हम अभ्यास को देखेंगे तो एक प्रकार से ये सारे को पढ़ के समझते हुए, इस आचरण को अनुकरण करते हुए, पहले लॉजिकली समझते हैं, है ना, सारी चीजों को, फिर मनन में हम इन आचरणों के स्वरूप में ये जो लिखा है, श्रवण से प्राप्त अर्थ के रूप में स्वयं होना या जीने की प्रवृत्ति, वो जीने की प्रवृत्ति कैसे दिखेगा, समाज शास्त्र के रूप में, व्यवहार के रूप में, मनोविज्ञान में दिए आचरणों के रूप में, है ना, अर्थशास्त्र के रूप में। तो यहां से अनुभव तक अभ्यास, अनुभव से फिर जीने में अभ्यास। अभ्यास दर्शन ऐसे लिखा है। इस सबको इंटीग्रेट करके जो बताया है वो मानवीय संविधान। ये 12 बुक, ये जो अपने 10 बुक है इधर, है ना, और 11 बाकी तो सपोर्टिंग लिटरेचर है। ये परिभाषा संहिता है, और ये संवाद और संकलन, ये सब सपोर्टिंग लिटरेचर है। बट कोर लिटरेचर की अरेंजमेंट ऐसी है। ठीक है, तो शास्त्र अध्ययन करते समय ये हमको मतलब हम जब उस बुक को पढ़ रहे हैं उसका बेसिक स्थान क्या है, उसकी उपयोगिता क्या है, ये फिर समझ में आना जरूरी है। इनका ऑर्डर कुछ नहीं है भैया, है मतलब ऑर्डर किसी में भी नहीं, पढ़ने का ऑर्डर मतलब ये ऑर्डर ही लिखा है भैया। समझने का ऑर्डर ऊपर से नीचे है, है ना। समझने योग्य होने के लिए ऑर्डर मेरे अनुसार 2, 3 यदि आप देखेंगे, एंट्री मतलब दर्शन, समझने का ऑर्डर मतलब श्रवण मनन करना मेरे उद्देश्य में आ गया। अब मैं उसको टॉप डाउन पढ़ना चाहता हूँ, है ना। बट यदि हम एक्सेसिबिलिटी की विधि से देखेंगे, कुछ जीवन बने रहते हैं जो दार्शनिक हैं, कुछ जो है व्यवहारिक है, और कुछ जो है तार्किक है। इसके हिसाब से उसकी सुटेबिलिटी है। तो बहुत जगहों में यदि देखेंगे तो 1, 2, 3 या 1, 2, 3, है ना, उसके बाद 4, ठीक है ना, उसके बाद इसका एक भाग 5, फिर इसका 3rd भाग 6, फिर 7, फिर 8, ऐसा पढ़ना पड़ेगा एक व्यू आने के लिए किस में लिखा क्या है। एक बार वो हो गया, उसके बाद वो टॉप डाउन है, फिर वो ऐसे ही जाएगा। मतलब ये सेकंड कॉलम इधर आ जाएगा आपका अध्ययन शिविर का जो क्रम भी है वैसे व्यवहार दर्शन, कर्म दर्शन, अभ्यास दर्शन, उसके बाद अनुभव दर्शन। वो नागराज जी वहां से बोल रहे हैं कि सर्वप्रथम अध्ययन, है ना, तो व्यवहार दर्शन का साक्षात्कार
कि वस्तुओं का साक्षात्कार होके कर्म दर्शन में दिए हुए चीजों को अपनाते हुए, है ना, आप सर्वप्रथम अध्ययन करके फिर अभ्यास, तो अभ्यास दर्शन, फिर है ना सर्वप्रथम अध्ययन, द्वितीय स्थिति में अभ्यास, तृतीय स्थिति में अनुभव, ऐसे उसका ऑर्डर दिया है पढ़ने का, जो उन्होंने जो रेकमेंड किया है। क्या फिर लैम्प डिमिंग, इसका कोई सेटिंग होगा, देखना पड़ेगा। हाँ, बट एक बार फिर वो टॉप डाउन करके हमारे व्यू में आ गया, फिर मुझे लगता है हम अपने जिज्ञासा के अनुसार उसमें पढ़ते हैं। और हाँ, वो हम अपने जिज्ञासा के अनुसार पढ़ते हैं, है ना। जैसे कभी हमारा मन हो गया 10 सोपान व्यवस्था सोचने का, किसी का पहले होता है, किसी का 8 साल बाद होता है, ठीक है ना। भौतिकवाद को समझने का है, फिर अनुभव दर्शन पढ़े, फिर अध्यात्म पढ़े, फिर मनोविज्ञान, व्यवहार दर्शन पढ़ते पढ़ते मनोविज्ञान की किसी क्रिया को देखना पड़ता है कि ये फिर यहाँ पर कैसे आया है, तो फिर उसके बाद हमारे आवश्यकता अनुसार क्रम बन जाता है। बट एक्सेसिबल यदि हम देखेंगे तो बहुत क्लियरली यहाँ से है, या व्यवहारिक विधि से एक्सेस करेंगे तो समाज शास्त्र के कुछ भाग, मनोविज्ञान के कुछ एक्स्ट्रैक्ट और अर्थशास्त्र का कुछ एक्स्ट्रैक्ट, क्योंकि उसमें एक इजी पार्ट है, एक डिफिकल्ट पार्ट है, हर बुक में। मनोविज्ञान में भी कुछ इजी पार्ट्स हैं, कुछ डिफिकल्ट पार्ट भी है। बहुत अच्छा। तो यही कारण गुण गणित के रूप में हम, ये हमारी बातचीत हो भी गई इसमें, है ना, ये आगे आया है। तो कारण गुण गणित इसके पहले हम बात कर चुके हैं, है ना। परिभाषाओं को देखेंगे तो परिभाषा संहिता में 3 विधि से दिया, तात्विक, व्यवहारिक और तार्किक। तार्किक परिभाषा को बौद्धिक भी कहा है, जैसे अनुभव है या व्यवहार है ना, या नियम है, इसकी एक तात्विक परिभाषा है जो दर्शन के जगह डिफाइंड है। इसकी एक तार्किक है जो उसका लॉजिकल परिभाषा है, और उसका व्यवहारिक स्वरूप का एक परिभाषा है जो व्यवहारिक है ना। जैसे अनुभव का परिभाषा देखेंगे तो 5, 6, 7, 8 है, तो उसको पढ़ते समय उसको आप, मतलब वो लिखा नहीं है उस बुक में, बट उसको वैसे करके पढ़ना पड़ता है कि कौन से जगह की उसकी प्लेसमेंट है उस समय परिभाषा की। इसको यदि देखेंगे, ये क्लियर हुआ है, स्मरण और श्रवण में अंतर, सुनना ही पढ़ना है। एक लाइन है, लिखा है कहीं भौतिकवाद में, एक छोटा सा लाइन लिखा है, ये सुनना ही पढ़ना समझ में आया, मतलब कान से सुनना या शब्द का स्मरण श्रवण नहीं है, शब्द के अर्थ की स्वीकृति या उसकी क्लैरिटी, ये श्रवण है ना। परम सत्य रूपी सहअस्तित्व कल्पना में होना, वाचन व श्रवण भाषा के अर्थ रूप में सत्य स्वीकार होना, ये भास होने की कंप्लीट स्थिति है ना। जो कंप्लीटनेस है उसको, क्योंकि कोई भी डेफिनेशन कंप्लीटनेस के साथ ही है ना। जैसे एरोप्लेन का परिभाषा है, उड़ता हुआ प्लेन ही परिभाषित है ना, थोड़ा उड़ के जो गिर गया उसकी कोई परिभाषा नहीं है वो ट्रायल में है। तो हम जो श्रवण करते हैं वो अटेम्प्टिंग फ्लाइंग जैसा है वो, इसलिए उसकी कोई डेफिनेशन नहीं है कि परम सत्य रूपी सहअस्तित्व तो कल्पना में होने के लिए के पहले क्या हो रहा है यार, है ना, फिर वो गरीबी का भास है गरीबी का भास है, कुछ कर नहीं सकते उसको, अभी प्लेन उड़ नहीं रहा है, बट वी आर ऑन द वे, है ना, ट्रायल एरर चल रहा है। वो हर प्रयोग और हर समझ का ऐसे ही है। ये वाली चीज भी अपने आप आ गई, परिभाषा, बिना मिलावट सुनना। ये लास्ट वाला एक महत्वपूर्ण चीज है जो बातचीत में भी आती है उनके साथ, कि ये हमारा सुनने या पढ़ने का उद्देश्य क्या है ना। हम स्वयं समझ के ज्ञान संपन्न होने के लिए पढ़ते सुनते हैं, कि इसको मैं पढ़ के उसको ऐसा बताऊंगा, ये सोच के हम पढ़ते हैं, है ना। मैं जल्दी जल्दी पढ़ लूं तो जल्दी जल्दी मैं भी प्रबोधक बन जाऊं, है ना, फिर मेरे भी वीडियो हो जाए। ये आता है कि मुझे स्वयं का ज्ञान संपन्न होना है, या इसको पढ़ के मुझे जल्दी जल्दी अखंड समाज को तैयार करना है। तो वो उद्देश्य से उस वस्तु की स्वीकृति, भाषा तो वही है, पर उस उद्देश्य की वजह से वो वस्तु की स्वीकृति बदल जाती है। जैसे यदि मेरे मन में ये उद्देश्य है कि मैं मध्य दर्शन का कंपैरेटिव स्टडी करूं,
अन्य दर्शन शास्त्रों के साथ, तो मेरे उद्देश्य में जो चीज बनी है उसके अनुसार ही वो वस्तु दिखेगी, बराबर ना? तुलनात्मक विधि से मैं उसको देखूंगा। इसका ये मतलब नहीं कि हम तुलनात्मक विधि से ना करें, परंतु वो अध्ययन में नहीं जाएगा, फिर वो तुलना तक जाके हो जाता है। वैसे ही मुझे इसको शिक्षा में ले जाना है। मैं अध्ययन इस भाग से शुरू करता हूँ कि मुझे इसको शिक्षा में कैसे ले जाना है ना? उस उद्देश्य से यदि देखूंगा तो इसमें मैं स्वयं उसको अध्ययन करके कैसे ज्ञान संपन्न हो जाऊं, ये मैं नहीं देख रहा हूँ, इसको कम देख रहा हूँ। ज्यादा ये देख रहा हूँ कि इसमें शिक्षा की वस्तु कहाँ मिली। ठीक है, जैसे अध्ययन विधि है, यदि मैं अपना पर्सनल एग्जांपल बताऊं तो मेरे में शुरुआती पहले दिन से, जब मैं नागराज जी को मिलने गया था अगस्त 2006, है ना, फर्स्ट विजिट ऐसे बातचीत करने के, मतलब समझने के क्रम उससे उद्देश्य से, तो जो बोलचाल के भाषा में बोलते हैं ना, कीड़ा जो जाता नहीं, एक मुझ में कीड़ा था कि इसकी मेथोडोलॉजी क्या होगी, है ना। अब मैं जानबूझकर ये कीड़ा पैदा नहीं किया, कीड़ा बना ही रहता है ना, अपने आप पैदा नहीं करते, कीड़ा बना रहता है, ये पूर्व संस्कार है, कीड़ा ही पूर्व संस्कार रहता है ना। तो ये तो मैं, वो कुछ भी बोलते थे, मैं उसी जगह उसको लेकर झांकने के देखना चाहता था कि इसके पहले क्या होगा, इसके बाद क्या होगा। ठीक है, अब मैं 1000 प्रयत्न करूं, सवेरे 4 बजे उठूं या 3 बजे उठूं, खोपड़ी में वही आता है, इसका करेंगे क्या। और वो बार बार बोलते थे इसको बाद में सोचना, मैं जो बोल रहा हूं पहले उसको समझो। मैं हाँ बोलता था, फिर उसी को करता था। अब वो जा ही नहीं रहा है ना। या तो जैसे पहले बोलते हैं गुरु ने झापड़ मारा फिर कोई चीज ठीक हो गया, वो भी नहीं हुआ, मतलब फिजिकली झापड़ तो खूब लगे, फिजिकली नहीं लगा, है ना। तो ये जो चीज है, तो मुझे लगता है कि मैं शुरुआती क्रम में कई वर्ष तक जो बुक्स को पढ़ा, उसमें जगह जगह केवल ये मैं देख रहा हूँ, ढूंढ रहा हूँ उसमें पूरी लिटरेचर में, ये साक्षात्कार क्या हुआ, साक्षात्कार की वस्तु क्या हुई, है ना। साक्षात्कार होने के लिए क्या लिखा है, क्या करने से साक्षात्कार होगा, साक्षात्कार हुआ कि नहीं कैसे पता चलेगा, और अनुभव के जस्ट पहले क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, पूरा वही मैं सोच रहा हूँ, है ना। तो फर्स्ट राउंड में मैं अर्थशास्त्र भी पढ़ रहा हूँ, तो उसमें भी मुझे मिल गया साक्षात्कार। तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि भैया क्या ये तो पूरा वो बोलते हैं नर्मदा किनारे उन्होंने तब किया, तो मुझे लगता था कि इसमें कुछ भी ढूंढना, नर्मदा परिक्रमा करना है, आपको साक्षात्कार ढूंढना है 10 बुक घूम के आओ, है ना, आपको व्यवहार ढूंढना है 10 बुक घूम के आओ। तो तब से वो कलेक्ट करने की प्रवृत्ति बनी कि उसको सब मेरे से छीना नहीं जा रहा, इतना डेटा है, हमारे खोपड़ी में बैठ ही नहीं रहा था, तो उसको गधा मजदूरी करने का सोचा। तो क्या करता था, वो पेज में उसको वो करके, उसको कट करके, है ना, उसको पेस्ट किया। अभी मैं किन्हीं के यहाँ रुका था द्वारका में, वो पंजाब के, वो बोले थे पंजाब के बहुत प्रसिद्ध कोई लेखक हैं, कोई टेक्स्ट बुक वगैरह लिखते हैं, तो ये जब स्कूल में थे, वो फैमिली फ्रेंड्स थे, तो तब नीट की एग्जाम जस्ट डिक्लेयर हुई थी। तो उन्होंने कहा कि बेटा क्या कर रहा है शाम को, वो जो कॉलेज में थे, तो कुछ नहीं अंकल फ्री हूँ। तो बोला ये नीट का वो एग्जाम निकला है, आपने कोई बुक लिखना पड़ेगा जल्दी, है ना, अपने पास 3 सप्ताह है। बोला जी अंकल ठीक है, मैं बुक लिख कर आता हूँ। अब बोले कि आज ही एक चैप्टर लिख डालते। तो बोला ठीक है अंकल, मैं पुस्तक लेकर आता हूँ अपन। अरे बुक लिखने के लिए पुस्तक की जरूरत क्या है? बोले फिर बुक कैसे लिखें? अरे यार कैंची और गोंद लिखा है, उसको लेकर आ, रखा है उसको लेकर आ, है ना। और वो कबर्ड में वो 5 पुस्तक है, उसको उठा, जो ए टॉपिक में देख क्या है उसको कट कर और यहाँ पर चिपकाते जा, है ना, मैं जिस क्रम से बोलता हूँ। तो वो चिपकाते गया और चैप्टर बन गए। तो ये जो ओरिजिनल लेखक नहीं होता वो फाइनली कॉपी पेस्ट। तो मैंने देखा कि मैं कॉपी पेस्ट का मेरा हैसियत है ना। तो ओरिजिनल जो लिखा पूरा तो नहीं हो पा रहा है होल्ड, उस पूरे को कॉपी पेस्ट करके, तो उसमें व्यवहार की क्या चीजें लिखी हैं, 10 सोपानी व्यवस्था क्या लिखा है, सब गुल, मतलब 3-4 बार पढ़ लिया था दर्शन तब तक सारे बुक्स। मेरा भी 7 या 8 बार हो गया है। तो हाफे 5 तक मुझे और कुछ नहीं दिखता था, केवल यही ढूंढता रहता था, है ना। तो मुझे लगता है हर व्यक्ति में इस टाइप की एक पहले से एक पूर्व संस्कार, एक प्रवृत्ति जिसको बोलते हैं, जीवन में देखने का नजरिया, एक तरीका, जो आपका दृष्टि है, इंटरेस्ट एरिया है, आपका इच्छा कौन से वस्तु पर टिका है,
है ना, किस विधि से आपका तर्क काम करता है। अच्छा, ये सोचने से जाता नहीं ना। मैं ये सोच लूं कि ठीक है, मैं अभी लॉजिकली नहीं पूछूंगा, चुपचाप सुनते रहूंगा। 8 मिनट हो गया, 10 मिनट हो गया, फिर ऐसा लगता है कि सर फूट जाएगा, अभी पूछना ही पड़ेगा। तो इसका यदि उनको क्वेश्चन पूछा गुरु जी को, तो उनका उत्तर आता था, नाक रगड़ो सीताराम, है ना, कि ये तुम्हारी कमाई है, अभी तुम ही निपटो इससे, है ना। किसी का नाम था नाक रगड़ो सीताराम। तो ये जो लास्ट वाला लाइन है, ये नाक रगड़ो सीताराम, मैं कई बार देखा है इसको। मैं भी मतलब उनसे बात करते पढ़ते होता, अच्छा ठीक है, इसका मतलब इसको ऐसे बताना पड़ेगा। फिर वो अपने आप ही बनता है ना चित्र, फिर उसको बंद करो, फिर पढ़ो, फिर वो ओवर के फिर आ गया। मुझे लगता है वो धीरे धीरे ये होता है। तो एक महत्वपूर्ण चीज है जो हम एनकाउंटर करते हैं अपने अध्ययन में, एंड अगेन ये किसी भी दर्शन के लिए लागू, केवल मध्यस्थ दर्शन के लिए नहीं। हम कुछ भी पढ़ते हैं उसमें ये वाली चीज आती है। क्वेश्चन बहुत कम आ रहे हैं इस पे जो अभी करा उस पे चले दीजिए पीछे। हाँ, ये ठीक हो गया, क्वेश्चन आ गया जी। ये जो है तात्विक, व्यवहारिक और तार्किक, हाँ, इसे थोड़ा सा व्यवहारिक से ऐसा लग रहा है कि जैसे जो परंपरा में आज की में है उसको व्यवहारिक कह रहे हैं, या जो हम प्रयोग करें अपने उसमें कार्य उसे व्यवहारिक कह रहे हैं। तो थोड़ा सा और तो ये नहीं, यहाँ पर व्यवहारिक ये परिभाषा जो है, एक तो भाषा जो दर्शन में यूज हुआ है वो कारणात्मक और मतलब मानव भाषा जो होता है वो कारणात्मक, गुणात्मक और गणितात्मक होता है ना। ये मानव भाषा की बात है। दर्शन में यदि देखिएगा अधिकांश कारणात्मक है, उससे कम गुणात्मक है, गणितात्मक नहीं के बराबर है। कहीं कहीं लिखा है जैसे अनुभव इक्वल टू व्यापक इक्वल टू ज्ञान, इक्वल टू साइन डाल दिया, है ना। या बोलते हैं कि जैसे जीवन में 10 क्रिया होता है, 4.5 क्रिया में ऐसा होता है और 10 क्रिया में ऐसा होता है, 8वीं क्रिया में ऐसा होता है। गणितात्मक भाषा बहुत कम यूज हुआ है दर्शन में, अधिकांश कारणात्मक और गुणात्मक हुआ है। इस भाषा का जो परिभाषा दिया है वो तात्विक, व्यवहारिक और तार्किक विधि से है। जैसे अनुभव का तात्विक स्वरूप, एक तात्विक परिभाषा आपको मिलेगा, है ना। सत्ता में पारगाम्यता का अनुभव, या सत्ता में विकास क्रम विकास, जागृति क्रम जागृति को समझना ही अनुभव, ये एक तात्विक परिभाषा हो गया। उसकी एक तार्किक परिभाषा भी मिलेगी आपको, एक व्यवहारिक भी परिभाषा मिलेगी। कई जगह कुछ शब्दों के लिए एक ही परिभाषा दिया। तो ये अभी के संसार के हिसाब से नहीं है, ये अनुभव का जो तात्विक परिभाषा दिया, ये अनुभव जीने में कैसे आएगा वो उसकी व्यवहारिक परिभाषा है। जैसे व्यवहारिक परिभाषा अनुभव की एक हो सकती है, फॉर एग्जाम्पल जानने मानने की तृप्ति बिंदु, है ना। इससे हमको ये एक सेंस आता है कि ठीक है, अनुभव वो स्थिति है जिसमें जानना मानना पूरा हो रहा है। इससे अधिक जानने मानने के लिए कुछ वस्तु बची नहीं। ऐसा जो मूल्य है वे मूल्य हमारे व्यवहार में कैसा है उसको व्यवहारिक, हाँ, वो व्यवहारिक आएगा। भाषा को बता दीजिए, कारण के रूप में जो कहा गया। इसके पहले हम जो बात किए थे ना, दर्शन में लगभग कारणात्मक भाषा है। इसके पहले वाले स्लाइड यदि आप याद रखेंगे, जो फर्स्ट लाइन था दर्शन के, ये सब लगभग कारणात्मक भाषा यूज हुआ है। उसमें जो शास्त्र है उसमें ज्यादातर गुणात्मक भाषा यूज हुआ है ना। और जो वाद के बुक हैं उसमें कारण कम, गुण के साथ तर्क या बौद्धिकता का विश्लेषण वाला भाग ज्यादा है। जैसे मानव व्यवहार दर्शन, भौतिक यदि 3 को लेंगे, मानव व्यवहार दर्शन, जनवाद और समाजशास्त्र, या और भी बढ़िया लेंगे तो अनुभव दर्शन, अध्यात्मवाद और मनोविज्ञान, तीनों बुक में अंतर लगता है कि नहीं। अनुभव दर्शन देखिए बहुत टाइट है, उसमें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये वैसा है, ये ऐसा है, ऐसा है। दार्शनिक जो भाषा होती है तात्विक, उसमें ऐसा लगता है कि एक आदमी पहाड़ पे चढ़ गया है, वहां से उनको जो दिख रहा है वो बोले जा रहे हैं, यहाँ पर पहाड़ है, यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये है। जो वाद है उसमें कह रहे हैं कि यहाँ पर पहाड़ है और यहाँ पर पत्थर है और यहाँ पर पानी है, क्योंकि इनमें ऐसे 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 अंतर संबंध है, ठीक है ना। और मनोविज्ञान मतलब शास्त्र में आ गए तो बातचीत कैसे हो रही है, अब इसके साथ में कैसे जियो, इसके साथ में क्या करो, वो वाली जो पूरी कार्यक्रम है वो शास्त्र में निकल रही है। जी भैया, जो कारणात्मक भाषा है, स्वीकृतियां ही है सीधा सीधा।
हाँ, कारणात्मक ठीक है, कारणात्मक भाषा सीधे सीधे स्वीकृतियों से संबंधित है, गुणात्मक भी आ जाएगा उसमें। जो मनोविज्ञान है भैया, उसमें कैसे जीने का मतलब वो भी मेरे को लगता है परिभाषा टाइप ही है ना, सबका आचरण का डेफिनेशन। हाँ, सबका आचरण का डेफिनेशन है भैया। फिर बाद में जीने में जैसे मनन के जगह से शुरू करेंगे और साक्षात्कार पूर्वक मनन को यदि देखेंगे मनोविज्ञान में, तो जैसे धीरता है, वीरता है, है ना? तो हम धीरता और वीरता पूर्वक छिपा रहे हैं कि नहीं, उसको यदि जोड़ के देखेंगे, इसका मतलब हमारी वृत्ति में फिर धीरता और वीरता हुई कि नहीं हुई। या जैसे क्षमा है, किसी ने कुछ गलती की है ना, तो एक लिखा है उसमें एक आचरण है दम और क्षमा, आप पढ़े होंगे। तो उसमें यदि देखेंगे तो गलती करते समय केवल सुधार पक्ष पे ध्यान रखना और उसका जो निषेध वाला पक्ष है उसको इग्नोर करना, उसको अनदेखी करना। और जीते जी यदि हम देखेंगे हमसे नहीं हो पाता है, कोई गलती किया तो उसकी गलती को पकड़ के गला दबाने का मन करता है कि तुमने क्यों किया, ठीक है ना। या उसको घृणा पूर्वक हम प्रस्तुत हो रहे हैं कि तो कैसा बेवकूफ यार, तेरे को 10 बार बोल दिया फिर भी तो करता है, तो ये दोनों ही दम क्षमा नहीं हुआ। इसका मतलब मुझमें वो सपोर्टिंग इच्छा भी नहीं है और मेरी विचार वैसे नहीं होती है, वो मनोविज्ञान की उस क्रिया से फिर मैप होता है। इसीलिए वो व्यवहार से संबंधित चीजें हैं। और उसमें स्थूल पक्ष देखेंगे तो मन की जो क्रियाएं सारी दी है ना, जैसे मूल्य है तो विश्वास, ये ममता, सम्मान और स्नेह, ये तीनों चीजें जो है ये मन में दिखती है, मन में रखा है उसको मनोविज्ञान में, ठीक। तो इसका मतलब है कि मुझमें जो ममता, सम्मान और स्नेह, जिसको मैं भाव के रूप में पहचानूं भाषा के अलावा, है ना, लाइव, ये कहीं ना कहीं मन से संबंधित है, ये मुझे जानकारी मिलती है, ये इसीलिए आचरण से संबंधित है। तो उसका डायरेक्ट 1-to-1 मैपिंग हम आज भी उसको देख सकते हैं, कर सकते हैं।